हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुलन क्लासेस। आई होप आपका प्रिपरेशन आने वाले एग्ज़ाम जो कि स्केड्यूल है जनवरी 4 से लेके जनवरी 15 तक आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे, ये पूरा का पूरा कम्प्रिहेंसिव वीडियो होगा इंडियन लॉजिक के ऊपर में। इंडियन लॉजिक यूनिट नंबर 6 का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे एटलीस्ट आपको हर बार एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चंस आपको हमेशा मिलता है। तो ये आपका इंडियन लॉजिक का सिलेबस है। इसमें आप देख सकते हैं मीन्स ऑफ नॉलेज, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपट्टी, अनुपलब्धि, फिर स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान एंड काइंड ऑफ अनुमान डिटेल में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। फिर व्याप्ति, इनवेरिएबल रिलेशन एंड हेतु भाषा। ठीक है, तो आइए कि इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे न्याय सिलोजिज्म के बारे में। वेस्टर्न सिलोजिज्म या एरिस्टोटलियन सिलोजिज्म अगर आपने पढ़ा है तो पूरा एक स्टेटमेंट में एक अगर आप एक प्रीमाइस अगर आप एक लिखते हो तो वहां पे 3 टर्म होते हैं, 3 टर्म्स आर देयर इन द वेस्टर्न और एरिस्टोटलियन सिलोजिज्म। वन इज मेजर टर्म, माइनर टर्म एंड मिडिल टर्म। ठीक है, लेकिन न्याय थ्योरी ऑफ परसेप्शन में जो प्रोपोजिशंस होता है उसका 5 मेंबर्स होंगे, जैसे कि प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन। इस जो मेंबर्स हैं उसको आप अभायाबा बोल के भी जानते हो। क्या है? अभायाबा, द मेंबर्स ऑफ इंडियन सिलोजिज्म। ठीक है, तो अगर ये एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया भी है। तो व्हेनेवर यू गिव एन एग्जांपल, और जब भी आप एक स्टेटमेंट देते हो अ, उसका ना एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना होता है, तभी जाके उसका कंक्लूजन निकलेगा अकॉर्डिंग टू न्याय सिलोजिज्म। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज द हिल हैज फायर। सबसे पहले क्या है? आपने एक स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट का नाम क्या है? द हिल हैज फायर। आपने बोला कि हिल में फायर है, वो आपका प्रतिज्ञा हुआ, प्रोपोजिशन हुआ, फर्स्ट वन, तो आपका ये पी हुआ। ठीक है, सेकेंड व्हेन इट इज, और आपने ना उसके लिए उसको जस्टिफाई करने के लिए एक एग्जांपल दिया, आपने एक हेतु दिया, आपने एक रीजन दिया कि आप क्यों बोल रहे हो कि द हिल हैज फायर। क्यों आपने आपका रीजन ये है बिकॉज इट हैज स्मोक। आपने बोला कि क्योंकि वहां पे स्मोक है इसलिए वहां पे फायर है। तो किसी ने आपको फिर से बोला कि गिव मी द एग्जांपल, कि तो आपने एग्जांपल दिया कि आपने बोला whatever has smoke, right? Whatever has smoke has fire, according to like like a kitchen। जैसे अपने किचन में देखते हैं या तो ओवन में देखते हैं, उसका आपने उदाहरण दिया कि क्योंकि किचन और ओवन में जब भी हम वहां पे धुआं देखते हैं वहां पे फायर रहता है, तो आपका वो उदाहरण हुआ। उसको और जस्टिफिकेशन करने के लिए आपको उसको एप्लीकेशन देना होता है, जिसको आप उपनयना या एप्लीकेशन बोलोगे। जो कि है द हिल हैज स्मोक व्हिच इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद फायर। सो यहाँ पे क्या हुआ? जो भी आप रीजन या रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हो वो अनकंडीशनल होना होगा, जैसे कि ये स्मोक और फायर के बीच में है। ये इनवेरिएबली एसोसिएटेड या इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस का मतलब ये है कि जब भी स्मोक प्रेजेंट रहता है वहां पे हमेशा फायर रहता ही है। मतलब मतलब कोई भी इंस्टेंसेस नहीं होंगे जहाँ पे स्मोक प्रेजेंट है बट फायर प्रेजेंट नहीं है। तो आपने एक कंक्लूजन बनाया, देयरफॉर द हिल हैज फायर या निगमन। तो इसको आप एक न्यूमोनिक्स के थ्रू भी याद कर सकते हो, फून। ठीक है, तो आपने एक स्टेटमेंट दिया, उसको डिफेंड करने के लिए या जस्टिफाई करने के लिए आपने उसने एक हेतु दिया, रीजन दिया बिकॉज इट हैज स्मोक। आपने एक एग्जांपल दिया ओवन या किचन का, वट एवर हैज स्मोक हैज फायर। उसके लिए और एक जस्टिफिकेशन या एप्लीकेशन या उपनयन आपने दिया कि द स्मोक एंड द फायर्स आर ऑलवेज इनवेरिएबली एसोसिएटेड, ये एंड दे डू हैव द इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस, कि जहां जब भी स्मोक होगा वहां पे फायर हमेशा रहता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसके वजह से आपने फाइनली कंक्लूड किया, आपने एक डिडक्शन दिया या निगमन दिया कि आपने बोला देयरफॉर द हिल हैज फायर। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक था। थ्योरी ऑफ नॉलेज के बारे में अगर आपको जानना है तो इसमें ना 4 कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं नॉलेज सीखने के लिए। वहां पे 4 पार्टिसिपेंट्स होंगे। एक होगा प्रमाता जो सीखना चाहता है, द नोअर, राइट, जो एक सीखने के लिए वो रेडी है। प्रमेय, नोएबल्स, मतलब जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, नोएबल थिंग्स जो है वो उसको आप बोलोगे प्रमेय। प्रमाण, इट इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग, जिस जो आप सीख रहे हो ना उसका प्रोसेस क्या है। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, तो इसका ये प्रोसेस हुआ, ये एक प्रमाणा हुआ, एक एक सोर्स ऑफ नॉलेज हुआ। ठीक है, और जो आप सीख लोगे, जो भी नॉलेज आपको आपको गेन हो जाएगी, उसको आप बोलोगे प्रमिति। तो देयर आर 4 कंस्टिट्यूएंट्स: प्रमाता द नोअर, प्रमेय द नोएबल्स, प्रमाणा द प्रोसेस ऑफ नोइंग, एंड प्रमिति द नॉलेज अचीव्ड बाय द प्रमाणा। न्याय एपिस्टोमोलॉजी में जिसका क्वेश्चन है हाउ टू गेट द नॉलेज, नॉलेज आपको कहाँ से मिल सकता है, तो न्याय एपिस्टोमोलॉजी में इस चीज को 2 भाग में डिवाइड किया है। एक होगा वैलिड सोर्स, एक होगा इनवैलिड सोर्स। वैलिड प्रमा बोलोगे जिसका मतलब होगा प्रूफ।
इसका मतलब ये these are the source which has complete और 100% proof and these are the two sources which are अप्रमा। इसका मतलब इसमें कंप्लीट सोर्स नहीं होगा, मतलब कंप्लीट प्रूफ नहीं होगा। तो फर्स्ट वन प्रत्यक्ष, परसेप्शन बोलोगे इंग्लिश में प्रत्यक्ष, हिंदी में अनुमाना इन्फरेंस, उपमाना जिसको इंग्लिश का टर्म है कंपैरिजन, शब्द जिसका इंग्लिश का टर्म है वर्बल टेस्टिमनी, और ये अनुपलब्धि एंड अर्थापट्टि। इसके बारे में और आगे अच्छे से जानेंगे तो आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मीन्स ऑफ प्रमाणा मतलब आप प्रूफ और सोर्सेस ऑफ प्रमाणा किस तरीके का होता है उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रमाण मीन्स प्रूफ, प्रमाण का मतलब होता है हिंदी में जो प्रमाण होगा उसका मतलब होगा प्रूफ। ओके, एंड मीन्स ऑफ नॉलेज, द वर्ड प्रमाणा इज ऑल्सो यूज्ड इन द सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, परसेप्शन के सेंस में भी ये यूज होता है। वटेवर ओरिजिनेट्स इन आवर हेड, जो भी चीज हमारे हेड में आता है वो कहीं ना कहीं हमारे प्रीवियस नॉलेज के साथ लिंक्ड होता है। इसका मतलब जो भी हमने पहले सीखा होगा, जो भी हमारे साथ कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली माइंड में इंटरेक्शन हुआ होगा, उसी चीज के बारे में कुछ मतलब आप सोच सकते हो, दिमाग में जो भी चीज ओरिजिनेट होता है उसका कहीं ना कहीं प्रीवियस बैकग्राउंड हमेशा रहता है। तो जो इंडियन फिलोसॉफी है और जो जहाँ पे जो ब्रांच ऑफ नॉलेज है जिसको आप बोलोगे दर्शन शास्त्र, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। लेकिन ये दर्शन शास्त्र मीन्स ऑफ प्रमाण को, सोर्स ऑफ प्रमाण को इस तरीके से लिखा हुआ है: प्रत्यक्ष परसेप्शन, अनुमाना इन्फरेंस, उपमाना कंपैरिजन, अर्थापट्टि इम्प्लीकेशन, अनुपलब्धि नॉन एप्रिहेंशन एंड शब्द, जिसमें 4 वैलिड सोर्सेस ऑफ प्रमाण है और 2 इनवैलिड सोर्सेस ऑफ प्रमाण है। सबसे पहले फर्स्ट वन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रमाणा और हम लोग डेली यूज भी करते हैं, जो कि प्रत्यक्ष या परसेप्शन। प्रत्यक्ष को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, एक ऑर्डिनरी जिसको आप लौकिक या साधारण प्रमाण बोलोगे, प्रत्यक्ष बोलोगे, एक है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या अलौकिक या असाधारण। ठीक है, तो ऑर्डिनरी का मतलब होता है ये सब कुछ सब लोग करते हैं, इसका मतलब इसका नॉलेज लेना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो जब भी आप परसेप्शन के बारे में बोलते हो तो इसका ये कहाँ से आता है, ये हमेशा ना जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है उसके साथ जब भी ऑब्जेक्ट्स का इंटरेक्शन होता है तो आपको नॉलेज मिलता है। जैसे कि आपने कुछ देख लिया तो नॉलेज हो गया, आपने कुछ सुन लिया तो आपके पास नॉलेज हो गया, आप कहीं पे गए थे, घर में एंटर कर रहे हो, किचन से बहुत अच्छा खुशबू आ रही है, तो आप क्या मतलब क्या आप वो प्रत्यक्ष क्या होगा कि किचन में क्या बन रहा है वो आपको पता चल जाएगी। तो ये जो ऑर्डिनरी प्रत्यक्ष है उसको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। जो ऑर्डिनरी है ना वो डायरेक्ट ऑर्गन के साथ इंटरेक्शन करता है, जैसे कि साउंड, हियरिंग, स्मेल, ऑल टच, दिस ऑल आर एक्सटर्नल प्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट इंटरेक्शन के साथ आता है। और इंटरनल जो कि माइंड में ओरिजिनेट होता है, जैसे कि पेन, हैप्पीनेस, एंगरनेस, राइट, दिस ऑल आर इंटरनल परसेप्शन या इंटरनल प्रत्यक्ष। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कि नो हैव नॉट हैविंग, ये नॉट होगा, नॉट हैविंग डायरेक्ट यहाँ पे हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है उसके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे भी आपको नॉलेज मिल जाएगी। तो इसमें 3 कैटेगरी है: सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण एंड योगाजा, जिसको आप इंट्यूशन भी बोलते हो। आगे और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। जो भी फर्स्ट नॉलेज जो किसने डिफाइन किया था, गौतम ने डिफाइन किया था। तो परसेप्शन का मतलब होता है नॉन इरोनियस कॉग्निशन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द कांटेक्ट ऑफ सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन के साथ जब भी ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन होता है तब आपको नॉलेज मिलती है। तो एक्सटर्नल परसेप्शन एंड इंटरनल परसेप्शन। इंटरनल परसेप्शन जैसे मैंने बोला एक्सटर्नल परसेप्शन के बारे में, ये डायरेक्ट इंटरेक्शन जब भी आपका सेंसरी ऑर्गन के साथ होता है तब आपको नॉलेज मिलेगी, जैसे कि साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट एंड स्मेल बाय ईयर्स, स्किन, आईज, टंग एंड नोज। और इंटरनल परसेप्शन होता है कि डायरेक्ट एंड इमीडिएट कॉग्निशन ऑफ पेन, पेन का फील होना, प्लेजर, लव, एंगर, नॉलेज इन एंड बाय आवर माइंड, ये आपका इंटरनल परसेप्शन हुआ। प्रत्यक्ष का जो एक्सटर्नल ऑर्डिनरी परसेप्शन या असाधारण प्रत्यक्ष जो होता है वो 3 कैटेगरी में आप बोल सकते हो: सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण, योगज और इंट्यूशन। सामान्य लक्षण का और इट इज द परसेप्शन एंड यूनिवर्सल, इसका मतलब एक छोटे नॉलेज के बेस पर किसी पर्टिकुलर चीज को बारे में और ज्यादा जानना। मतलब एक छोटा नॉलेज अगर आपके पास है, उसको लेके उसको बेस बना के आप यूनिवर्स के बारे में जानना चाहते हो। जैसे कि अगर आपको ना मून के बारे में नॉलेज है, ठीक है, मून मून के बारे में डिटेल नॉलेज है, तो या अर्थ के बारे में नॉलेज है, तो इस नॉलेज के बेस पर आप पूरा यूनिवर्स के बारे में जानना, पूरा गैलेक्सी के बारे में जानना, उसके बारे में सोचना, ये सामान्य लक्षण हुआ। छोटे नॉलेज के बेस पर बड़ा नॉलेज एक्वायर करना। ज्ञान लक्षण का मतलब होता है हियर एन ऑब्जेक्ट इज नॉट डायरेक्टली प्रेजेंटेड टू ए सेंस ऑर्गन बट इट इज रिवाइव्ड इन द मेमोरी थ्रू द पास्ट कॉग्निशन एंड इट इज परसीव्ड थ्रू द रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब यह है ज्ञान ज्ञान लक्षण का मतलब यह है कि
आपका जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसके साथ सेंसरी ऑर्गन्स का डायरेक्ट एंड प्रेजेंट टाइम में इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बारे में आपको प्रीवियसली एक्सपोजर मिला था या प्रीवियस नॉलेज है उसके बारे में। जैसे कि फायर, फायर अभी आप सपोज यहीं पे बैठे हो, तो फायर अगर मैं बोलूँ फायर फायर इज हॉट, तो अब अभी तो आपने आग के साथ इंटरेक्शन नहीं किया ना, आग आपने अभी तो नहीं देखा, लेकिन प्रीवियसली आपने देखा होगा, आग के सामने गए होगे तो उसका वो जो फायर है उसका हॉटनेस आपको फील हुआ होगा। इसके बेसिस पर आप नॉलेज बनाते हो कि मतलब फायर इज हॉट, राइट? तो उसको बेस बना के और उसके बारे में और ज्यादा जानना आगे, तो उसको आप बोलोगे ज्ञान लक्षणा। तो यहाँ पे रिमेम्बर, यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेक्शन सेंसरी ऑर्गन के साथ नहीं होता है। जो हमारा फाइनल परसेप्शन है जो कि योगाजा है, तो इसका मतलब क्या है कि whenever you get the knowledge through the power of meditation, मेडिटेशन के थ्रू आपको जो भी नॉलेज मिलता है, आपको योगा या स्पिरिचुअलिटी के बारे में जितना भी नॉलेज मिलता है मेडिटेशन के थ्रू, तो उसको आप क्या बोलोगे? योगाजा परसेप्शन बोलोगे। देखना ये तीन न, ये थ्री दिस थ्री कैटेगरी ऑफ परसेप्शंस आर नॉट ऑर्डिनरी, बिकॉज इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड इट इज नॉट साधारण, इट इज असाधारण। व्हाई? बिकॉज whenever you have small knowledge और you have knowledge about particular thing, लेकिन उसको बेस बना के आप इतना बड़ा कुछ सोच रहे हो, तो ये अलौकिक है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ज्ञान लक्षणा, ज्ञान लक्षणा होने के लिए आपको प्रीवियसली आपका एक्सपीरियंस होना होगा, प्रीवियस नॉलेज होना होगा, प्रीवियस एक्सपोजर मिलना होगा, तभी जाके उस चीज के बारे में और आगे आप जानने के लिए कोशिश करोगे। मेडिटेशन बहुत टफ है, मतलब मेडिटेशन एक दिन का नहीं है ये, मतलब कंटिन्यूअस मेडिटेशन करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली योगा करना पड़ेगा, तभी जाके आप आपका माइंड थोड़ा स्टेबल होगा, माइंड शार्प होगा और अच्छा चीज सोचने के लिए आपको और ज्यादा मतलब you will get that the power to think big if you do continuous meditation or the yoga। ठीक है, so in these three are मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन। ठीक है, तो ये हमने बात किया ये प्रत्यक्ष परसेप्शन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन और असाधारण, जहाँ पे हमने बात किया सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। फिर हमने प्रत्यक्ष के जो एक्सटर्नल एंड इंटरनल परसेप्शन है उसके बारे में जाना। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो हम प्रत्यक्ष को इस हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की, ऑर्डिनरी को एक्सटर्नल इंटरनल एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और इंट्यूशन। फिर हमने देखा मीन्स ऑफ प्रमाणा, ये सारे सिक्स मीन्स ऑफ प्रमाणा है, मतलब सोर्सेस ऑफ प्रमाणा। हाउ टू गेट द नॉलेज हमने यहाँ पे समझा, वैलिड सोर्सेस एंड इनवैलिड सोर्सेस के रूप में। थ्योरी ऑफ नॉलेज जो कि आप देख सकते हैं, हमने जाना कि प्रमाता क्या है, प्रमेय क्या है, प्रमाण क्या है, प्रमिति क्या है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे न्याय सिलोजिज्म के बारे में जाना, जो कि पांच फाइव अवयव है, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन। विद दिस एग्जांपल, आप ये एग्जांपल अच्छे से देख के जाइए, जैसे कि दिस हिल्स हैज फायर बिकॉज इट हैज स्मोक, व्हाटएवर हैज स्मोक हैज फायर, द हिल हैज स्मोक व्हिच इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद द फायर, देयरफॉर द हिल हैज फायर। और यहाँ पे हमने नटशेल में बात किया इंडियन फिलोसफी के बारे में। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा है इसका नेक्स्ट सोर्स ऑफ प्रमाण, जो कि अनुमान और इन्फरेंस आप बोल सकते हो। इन्फरेंस और अनुमान का मतलब होता है नोइंग आफ्टर, इट मीन्स द मेथड बाय व्हिच नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द अनदर नॉलेज। इसका मतलब है आप एक नॉलेज के बेसिस पर और एक नॉलेज का अनुमान लगाना, हिंदी में क्या बोलेंगे? अनुमान। इंग्लिश में क्या होगा? इन्फेरेंस। इसका मतलब आप किसी चीज के बारे में जानते हो और उस चीज को कुछ कुछ और स्टेटमेंट से उसको मतलब जस्टिफाई करते हुए आपको एक कंक्लूजन तक पहुंचना है। ठीक है, तो ये प्रायर नॉलेज और आप बोल सकते हो कि प्रीवियस नॉलेज के बेस पर दूसरा है किसी नॉलेज का अनुमान लगाना। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान अगर आप बोलोगे तो इसमें होगा, जैसे हमने पहले भी बताया था, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन। प्रतिज्ञा में क्या था? द हिल हैज फायर। सबसे पहले आप बोलोगे कि हिल में आग है, मतलब द हिल हैज फायर। फिर उसमें आप क्या दोगे? आप उसको बिकॉज एग्जाम्पल देना पड़ेगा, व्हाई यू आर सेइंग द हिल हैज फायर, तो आप क्या बोलोगे? अब योर रीजन इज बिकॉज इट हैज स्मोक। अब फिर दूसरा एक एग्जाम्पल फिर से देना पड़ेगा कि उदाहरण, why you are saying what, why the smoke is the reason to have the fire in the hill। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल दोगे whatever has smoke has fire like kitchen। ये आपका एग्जाम्पल हुआ। फिर आपका ना एक एप्लीकेशन बताना पड़ेगा कि क्या हमेशा जहां पे भी स्मोक होता है वहां पे फायर होता है क्या, उसका उपनयन क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है। The hill has smoke which is
इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद द फायर। तो यहाँ ये स्टेटमेंट में क्या बोला कि जो स्मोक और फायर है वो इनवेरिएबल है, वो हमेशा साथ में चलते हैं, जहां पे भी स्मोक होगा वहां पे फायर होगा। ये आपका क्या हुआ, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये इनवेरिएबल एसोसिएशन है। That's why your final conclusion or nigamana is that the hill has fire. Okay, so you follow this step, you remember this step as it is, PHUUN, phone. Okay, phone, आप ये याद करके जाइएगा, तो एज इट इज एग्जाम में आ सकता है। सो इसमें और एक्सप्लेनेशन दिया है, दिस इज द टिपिकल वे ऑफ अनुमान। द फर्स्ट स्टेप मतलब पहला स्टेप इंक्लूड द लॉजिकल असर्शन, आपने एक स्टेटमेंट दिया व्हिच इज टू बी प्रूवन इन जनरल इन ऑर्डर टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए ये एक स्टेटमेंट होना जरूरी है। द सेकंड स्टेप इज द रीजन, आपने क्या दिया, उसका रीजन दिया प्रूफ के तौर पर। फिर थर्ड इज उदाहरण, विच मीन्स इज एग्जाम्पल, आपने एक एग्जाम्पल भी दिया उसका। और डिडक्टिव रीजनिंग में आपने उपनयना उसका एप्लीकेशन बताया कि जहां पे भी स्मोक होगा वहां पे फायर होगा, तो आपने कंक्लूजन आउटकम दिया निगमना, दैट इज देयरफॉर द हिल हैज फायर। ओके, तो दिस इज द अनुमान। आपका नेक्स्ट जो सोर्स ऑफ प्रमाण, तो अभी तक हमने क्या बात किया, एक हुआ प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष लिखता हूँ, एक होगा हम प्रत्यक्ष, दूसरा हमने अनुमान के बारे में बात किया, थर्ड वन इज द उपनयना, उपमाना, सॉरी उपमाना, तो इसका नाम है कंपैरिजन, मीनिंग इज कंपैरिजन। इसका मतलब आप किसी के सिमिलरिटीज के बेस पर, किसी के कंपैरिजन के बेस पर आप क्या कर रहे हो, आप नॉलेज मिल रहा है। जैसे कि उपमाना इज द प्रोसेस बाय व्हिच knowledge of age similarity to B is gained from the perception of B similarity to A which has seen somewhere। इसका मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन इसका मतलब क्या है कि आप सिमिलरिटीज के बेस पर आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रहा है। तो हम जो अभी बात कर रहे हैं कि सोर्स ऑफ नॉलेज या सोर्स ऑफ प्रमाण के ऊपर में, तो वहां पे 6 सोर्स ऑफ प्रमाण है ना, एक प्रत्यक्ष, आपका अनुमान, उपमाना और शब्द, उसके बाद वो इनवैलिड सोर्स ऑफ प्रमाण है जैसे कि अर्थपटी अनुपलब्धि। तो ये आप उपमाना का मतलब होता है सिमिलरिटीज के बेस पर नॉलेज लेना। एक एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप एक बार ये देख लीजिएगा। ए पर्सन हु हैज सीन हिज काउ एट होम गोज टू ए फॉरेस्ट एंड सीज ए गवाया। गवाया का मतलब होता है वाइल्ड काउ। ओके, वाइल्ड काउ। क्या हुआ कि एक पर्सन जो कि घर में क्या देखा है, उसने अपना काव देखा है, वो जंगल के रास्ते जा रहा था, तो उसमें उनको क्या दिखाई दिया, एक वाइल्ड काव दिखाई दिया जो गवाया है। ठीक है, तो उसने यहाँ पे क्या नॉलेज गेन किया, उसने ये नॉलेज गेन किया कि दिस गवाया इज लाइक माई काउ। ऑन दिस बेसिस ऑल्सो कंक्लूड्स द ऑपोजिट टू बी ट्रू, दैट माई काउ इज लाइक दिस गवाया। देखो उस, वो जो पर्सन जो फॉरेस्ट में जा रहा था, उसने कभी भी वाइल्ड काउ या गवाया को नहीं देखा था, लेकिन उसने क्या देखा था, काउ देखा था अपने घर में। तो उसने उसकी उस प्रीवियस नॉलेज जो कि काउ देखा था, उसके बेसिस पर उसने और एक नॉलेज डिराइव किया कि ओके, ये गवाया तो क्या हुआ, मेरा काव जैसा दिखता है, ये एक नॉलेज मिला उसको। और ये ऑपोजिट भी होगा कि ठीक है, मेरा काव भी दिखने में गवाया जैसा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको एक एक नॉलेज था जो कि काव का नॉलेज, लेकिन उसको गवाया का नॉलेज नहीं था, लेकिन इसमें सिमिलरिटीज के बेस पर उसने क्या किया, नॉलेज को गेन किया। इसको आप उपमाना बोलोगे। दस बाय उपमाना ही गेन्स द नॉलेज ऑफ हिज काउस सिमिलरिटी टू द गवाया फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ द गवाया सिमिलरिटी टू हिज काउ। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे शब्द। शब्द, तो ये एक आपका थर्ड फोर्थ वैलिड सोर्स ऑफ प्रमाण है, जो कि शब्द, इसका मतलब वर्बल टेस्टिमनी। तो शब्द प्रमाण इज ए वर्बल टेस्टिमनी, और इसको क्या बोलते हैं, अप्तवाक्यस। अप्तवाक्यस, इट मींस दैट a statement of trustworthy, okay, this is trustworthy person। तो इसका मतलब क्या है कि कभी कभी हम दूसरों के शब्दों से भी क्या मिलता है, हमको नॉलेज मिलता है। जैसे कि आपने we learn most of the things from the people, right? So from whom, and नॉलेज किसको बोलोगे, जब आप एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन से उसको नॉलेज लोगे, जैसे कि पेरेंट्स। पेरेंट्स आपको जो भी बोलते हैं उसमें सच्चाई होती है, उसमें ट्रूथ होता है, आप मान के, क्योंकि उनका आप उसमें फेथ है, दे आर द ट्रस्ट वर्दी पर्सन, योर पेरेंट्स इज व्हाट, कि आपका ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, तो वो जो भी बोलेंगे वो आपके लिए नॉलेज होगा। आपका टीचर, टीचर आपको जो भी नॉलेज देते हैं, जो भी वो उनके मुंह से जो बात निकलती है, वो क्या होगा, वो मतलब आप मान के चलते हो कि वो ट्रुथ होता है। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर, व्हेन यू गो टू सी ए डॉक्टर, तो क्या होगा उसमें, डॉक्टर जो भी प्रेस्क्राइब करता है वो आप ब्लाइंडली फॉलो करते हो, क्योंकि डॉक्टर इज ए ट्रस्ट वर्दी पर्सन। अगर आपका कुछ केस चल रहा है, तो उसमें सपोज आपका एक लॉयर है,
तो लॉयर जो भी आपको बोलेगा, जो भी आपको डायरेक्शन देगा, जो भी सजेशंस देते हैं, वो आपको मान के चलना पड़ता है। तो उसके बेसिस पर आपको एक नॉलेज मिला, ठीक है, तो उसको आप बोलोगे शब्द या वर्बल टेस्टिमनी। तो यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो, वर्बल टेस्टिमनीज फ्रॉम डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, पेरेंट्स एक्सेट्रा। ओके, तो ये चार हमारा वैलिड सोर्स ऑफ प्रमाण है आउट ऑफ सिक्स। ओके, उसमें क्या था? उसमें था आपका प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एंड शब्द। नेक्स्ट हम जानते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड्स में क्या है। इनवैलिड सोर्स ऑफ प्रमाण। इनवैलिड सोर्स ऑफ प्रमाण, सॉरी, इनवैलिड सोर्स ऑफ प्रमाण दो 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 टाइप के हैं, मतलब दो दो की कैटेगरी है। एक होगा अर्थपट्टी, एक होगा अनुपलब्धि। व्हाई इट इज इनवैलिड सोर्स ऑफ प्रमाण? इसका मतलब ये है कि इसका ना फुल प्रूफ नहीं है, ये कभी कभी सच हो सकता है, कभी कभी सच नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अर्थपट्टी, इसका मतलब इम्प्लीकेशन। इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स पोस्टुलेट्स, सपोजिशन, सपोज मतलब आप एज्यूम कर रहे हो, प्री सपोजिशंस, प्रिजम्पशंस ऑफ ए फैक्ट, ठीक है। तो इसमें आपका पूरा का पूरा कंप्लीट ट्रूथ नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल है, ए फेट पर्सन, एक जिसका फेटनेस ज्यादा है, फेट पर्सन एलेक्स, ओके, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सो एलेक्स सेज दैट ही नेवर ईट्स इन द डे। वो क्या बोलता है? ये बोलता है कि मैं दिन में कभी भी नहीं खाता हूँ। लेकिन वो क्या है? वो फैट पर्सन है और बोल रहा है कि दिन में नहीं खाता हूँ। ओके, ट्राई टू रिलेट। देन वी कैन इजीली पोस्टुलेट, तो हम मान के चल सकते हैं कि वो रात में खाता होगा। क्योंकि एक सिंपल रीजन ये है कि विदाउट दिस एजम्पशन, ये एजम्पशन अगर आप नहीं लगाओ कि वो दिन में नहीं खाता है, तो पक्का रात में खाता होगा। अगर ये नहीं लगेगा तो उसका जो फैटनेस है ना, वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करेगा। एक तो वो उसका फैटनेस बढ़ रहा है और वो बोल रहा है कि दिन में नहीं खाता, तो आप एक ही चीज पोस्टुलेट कर सकते हो कि वो रात में खाता होगा। लेकिन इसका ये क्यों एक कंप्लीट नॉलेज नहीं है? क्योंकि आप ये भी बोल सकते हो कि ठीक है, वो रात में भी ज्यादा नहीं खाता होगा, लेकिन उसका कुछ हेल्थ इशू हो सकता है। देयर में बी सम ओबेसिटी इशू, राइट। उसका कुछ बाकी चीज हो सकता है जिसकी वजह से उसका फैटनेस बढ़ रहा है। सो इट कैन नॉट बी ऑलवेज दैट ही कि वो रात में नहीं खा, दिन में नहीं खाता है तो रात में खाएगा ही, बहुत ज्यादा खाएगा, इसीलिए वो थोड़ा सा मोटा हो रहा है, मतलब उसका फैटनेस बढ़ रहा है। तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और एक एग्जांपल अगर मान लो कि कोई बोलता है कि आप ना, मैं ना दिन में कभी नहीं सोता हूँ, या मैं रात को कभी नहीं सोता हूँ। तो अगर वो पर्सन रात को नहीं सोता है, तो ये सिंपल रीजन है कि आप बिना सोए तो नहीं रह सकते हो। तो आप ये मान के चलते हो कि वो दिन में सोता होगा, क्योंकि रात में बोल रहा है कि नहीं सोता हूँ, तो दिन में पक्का सोता होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि उसको नींद, अभी कुछ हेल्थ इश्यू की वजह से नींद आता ही ना हो, तो वो सो ही नहीं पाता है। तो ये भी प्रूफ, मतलब ये भी एक रीजन हो सकता है ना। तो ये एक कंप्लीट नॉलेज नहीं है, फिर भी ये सोर्स ऑफ नॉलेज है। आप कुछ हद तक आप एक अनुमान लगा सकते हो, एक अर्थपट्टी लगा सकते हो, ठीक है। ये आपका इम्प्लीकेशन। अनुपलब्धि, ये हुआ नॉन एप्रीहेंशन। तो हियर वी गेट द नॉलेज फ्रॉम नेगेटिविटी। ये एब्सेंस से आपको नॉलेज मिल रहा है। जैसे कि देयर इज नो टीचर इन द क्लास। जैसे आप एक कॉलेज में हो, और आपका किसी टीचर का एक क्लास स्केड्यूल्ड है, ठीक है। और आपने ना, आप क्लास में एंटर कर रहे हो पूरा टाइम पे, लेकिन टीचर वाज नॉट देयर इन द क्लास, ठीक है। तो आप उसके बेसिस पर, उसके एब्सेंस के बेसिस पर क्या नॉलेज यहाँ पे गेन हुआ? आपने बोला कि सपोज द टीचर वाज एब्सेंट इन द कॉलेज। किसके बेसिस पर आपने? क्योंकि टीचर को टाइम पे क्लास में नहीं देखा, उनकी एब्सेंस के बेसिस पर आपने एक नॉलेज गेन किया यहाँ पे। लेकिन ये पूरा कंप्लीट नॉलेज क्यों नहीं हुआ? देखो, क्योंकि वो टीचर, ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी ऑफिस में होगा, कॉलेज में होता होगा, लेकिन वो क्लास में नहीं आ पा रहा है, कि उसका दूसरा कुछ काम, मतलब काम में वो एंगेज है। तो ये कंप्लीट ऐसा नहीं है कि वो पूरा कॉलेज में ही एब्सेंट है। वो ऐसा हो सकता है कि किसी कारण की वजह से वो क्लास में टाइम पे ना आ पाए। तो ये एक अनुपलब्धि है। अनुपलब्धि मतलब नॉन अवेलेबल, ठीक है, नॉन एप्रीहेंशन। और यहाँ पे भी आपको नॉलेज तो मिल रहा है। तो ये अर्थपट्टी और अनुपलब्धि इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। हाँ, इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। लेकिन अगर आप सोर्स ऑफ नॉलेज पूछो तो ये भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज होगा, ठीक है। तो ये आपने जाना कि सोर्स ऑफ नॉलेज क्या क्या है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ अनुमान, क्योंकि अभी तक आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप एक वीडियो को फिर से एक बार रिवाइंड करके देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक जो कि सिलेबस में है, टाइप्स ऑफ अनुमान। तो यहाँ पे हम पूरा अनुमान को इस तरीके से मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है, 2 3 3, ठीक है। तो ये कि फर्स्ट जो एक कैटेगरी मान लो, ये
एग्जाम बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने जस्ट लिखा है समझने के लिए। ए, बी एंड सी। तो ए में दो अनुमान, दो टाइप के अनुमान है। एक तो स्वार्थ अनुमान, इन्फरेंस फॉर वन सेल्फ, खुद से अनुमान लगाना। और परार्थ अनुमान, ट्राई टू कन्विंस टू समवन, इन्फरेंस फॉर अदर्स। ठीक है। तो स्वार्थ अनुमान का मतलब होता है एक इन्फरेंस फॉर वन सेल्फ, खुद के लिए अनुमान लगाना। तो ये क्या होगा, इट डज नॉट रिक्वायर एनी शॉर्ट ऑफ फॉर्मल प्रोसीजर एंड रिक्वायर द लास्ट थ्री स्टेप्स ऑफ द लास्ट थ्री स्टेप्स क्या था, फोन। ये आपका फोन जो है, PHUUN, ये आपका क्या था, ये आपका 5 स्टेप्स थे, राइट। तो हाँ, फोन। तो ये अरे सॉरी सॉरी सॉरी, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। फोन। ठीक है। तो यहाँ पे जो 5 स्टेप्स थे, देखो खुद को कन्विंस करने के लिए, खुद से अनुमान लगाने के लिए ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होगा ऐसा जरूरी नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज अनस्ट्रक्चर्ड, दैट्स व्हाई इट इज अनस्ट्रक्चर्ड। और लास्ट के 3 स्टेप्स अगर आपको याद है तो उतने में से हो जाएगा, जैसे कि उदाहरण, एप्लीकेशन और उसको कंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल और उसका एप्लीकेशन भी मालूम चल गया, ट्रूथ जो है वो भी मालूम चल गया, तो भी आप एक अपना अनुमान लगा सकते हो। बट परार्थ अनुमान का मतलब क्या है, कि दूसरों को कन्विंस करना। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हियर वन हैज टू फॉलो ऑल द स्टेप्स, दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रक्चर्ड। मतलब आपको पूरा प्रॉपर पहले स्टेटमेंट दिया, उसका रीजन दो, फिर उसको उदाहरण दो, उसको फिर एप्लीकेशन बताओ, तभी जाके उसका निगमन निकलेगा या कंक्लूजन निकलेगा। तो फर्स्ट वन स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। ये जो बी टाइप के हैं, पूर्वावत, शेषवत और सामान्यतः दृष्टि। पूर्व मतलब प्रायर, ठीक है। शेषवत मतलब होने के बाद, आफ्टर द एक्शन। एंड सामान्यतः दृष्टि मतलब एक एनालॉजी बनाता है। Let's understand this. This type of inference is used for an unobserved effect caused due to an observed effect of an action. Inference based on previous experience of universal fact between two things. एक तो यूनिवर्सल फैक्ट होगा और दो चीज के बारे में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये अच्छे से देखना कि दिस टाइप ऑफ इन्फेक्ट, ये किस हिसाब से अनुमान लगेगी, कि एक होगा अनऑब्जर्व्ड इफेक्ट caused due to an observed effect of an action। तो एक होगा, आप ये यहाँ पे ना पहले कॉज से इफेक्ट तब जाओगे। आपको पहला कॉज मालूम चलेगा, उसके बाद इफेक्ट मालूम चलेगा। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल आप अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो कि वी इन्फर फ्यूचर रेन फ्रॉम डार्क क्लाउड्स। देखो रीजन क्या हुआ, मतलब कॉज क्या है, कॉज ये है कि यहाँ पे अभी डार्क क्लाउड है। ठीक है, घने बादल छाए हुए हैं, मतलब पूरा। तो उसके बेस पर आप क्या अनुमान लगाते हो, यूजुअली व्हेन एवर यू सी डार्क क्लाउड, जब भी आप डार्क क्लाउड देखते हो तो आप क्या अनुमान लगाते हो, कि बारिश होने वाला है। तो जो बारिश है वो एक आपका इफेक्ट हुआ। तो ये पूर्वावत है, ये पूर्व अनुमान लगाना है, ये पूर्व अनुमान लगाना है किस चीज का, बारिश का। किसके बेसिस पर, एक ऑब्जर्व्ड इफेक्ट के बेस पर। ऑब्जर्व्ड इफेक्ट यहाँ पे क्या है, जो डार्क क्लाउड है। और अनऑब्जर्व्ड इफेक्ट क्या है, इफेक्ट जो रेन है। ठीक है। तो ये पूर्वावत। उसी तरीके से इसका कंप्लीट ऑपोजिट श्रेष्ठवावत। इसमें क्या होगा, इसमें आप अनुमान लगाते हो एक ऑब्जर्व्ड इफेक्ट कॉज्ड ड्यू टू एन अनऑब्जर्व्ड इफेक्ट। मतलब यहाँ पे आप पहले तो आपको इफेक्ट दिखाई देगी, उसके बाद आपको कॉज का अनुमान लगाना पड़ेगा। ये पहले क्या था, पहले आपको कारण दिखाई दिया जो कि डार्क क्लाउड था, उसके बाद आपने इफेक्ट का अनुमान लगाया जो कि रेन था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहले आपको इफेक्ट दिखाई देगा, उसके बाद कॉज दिखाई देगा। ठीक है। एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, वी इन्फर द पास्ट रेन्स फ्रॉम द स्विफ्ट मडी करंट ऑफ वाटर इन द रिवर। इसका मतलब सपोज आप ना एक गाड़ी में जा रहे हो, और एक एक सिटी से दूसरा सिटी में जा रहे हो, तो आपने एक ना रिवर क्रॉस किया। जब भी आप रिवर क्रॉस कर रहे थे, तो आपने दिखाई दिया कि जो वहां पे पानी है, जो वाटर का जो करंट है, पानी है, वो बहुत ज्यादा मडी था। ठीक है। तो उसकी बेसिस पर जो मडीनेस है, वाटर में जो मडीनेस है, वो क्या हुआ, वो एक इफेक्ट है, वो हो चुका है, वो रिजल्ट है। तो इसके उस पर मतलब ये, इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण ये आप मान के चल सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल हुआ था। ठीक है। वी इन्फर द पास्ट रेन फ्रॉम द स्विफ्ट मडी करंट ऑफ द वाटर इन द रिवर। मतलब आप जब आपका जो वाटर करंट है, जो वाटर रिवर जो वाटर है, उसमें अगर मडीनेस है, तो आपका कॉज क्या हो सकता है, आप उसका क्या अनुमान लगा सकते हो कारण का, कि यहाँ पे थोड़ा पहले बहुत ज्यादा बारिश हुआ होगा। ये आपका सेस हुआ। ठीक है।
इसमें थर्ड कैटेगरी है सामान्यतः दृष्टि। सामान्यतः मतलब सिमिलरिटी, मतलब किसी के सिमिलरिटी के बेस पर दूसरा एक सिमिलरिटी का अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना। सो इट इज बेस्ड ऑन द कंटिन्यूअस कोएग्जिस्टेंस। इन्फरेंस मीन्स ऑफ एनालॉजी, एनालॉजी के बेस पर आपको एक अनुमान लगा रहे हो। इट इज बेस्ड ऑन द कंटिन्यूटी, तो इसका मतलब देखो, अगर ना देर आर फोर थिंग्स सपोज, तो अगर आपने ना ए इज टू बी का अनुमान लगाया, ये दिख नहीं रहा है, एक मिनट, गिव मी मिनट, सॉरी। हाँ, ए इज टू बी, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस हियर यू कैन सी ए इज टू बी। तो ए इज टू बी में जो भी सिमिलरिटी है, उसके बेसिस पर आपने सी और डी में भी उसी सिमिलरिटी को एस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो ये एनालॉजी के ऊपर में होता है। ओके, तो ये आपका पूर्वावत, श्रेष्ठवत और सामान्यतः दृष्टि, टाइप्स ऑफ अनुमान। नेक्स्ट वन दैट इज टाइप्स ऑफ अनुमान में देख सकते हैं कि तीन अनुमान है। एक तो केवल अन्वयी, अन्वयी केवल व्यतिरेकी, एक अन्वयी व्यतिरेकी। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप देखना, अन्वयी है, अन्वयी, और यहाँ पे एक व्यतिरेकी है, और उसी चीज को यहाँ पे अन्वयी व्यतिरेकी लिखा गया। इसका मतलब ये और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मिला के ये थर्ड वन बनता है। तो अगर आपको फर्स्ट एंड सेकंड समझ में आ गया तो थर्ड वन भी आ जाएगा। केवल व्यतिरेकी मतलब एक प्रेजेंस में, ठीक है, व्याप्ति एस्टेब्लिश हो रहा है। व्याप्ति का मतलब क्या था? व्याप्ति का मतलब द रिलेशनशिप बिटवीन मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म। So when vyapti between the middle term and major term is derived from the uniform agreement in presence alone. In this inference, the hetu has affirmative concomitance with the साहित्य। यहाँ पे क्या है, जैसे हमने क्या बोला था, एक था माइनर, लिख नहीं रहा है अच्छे से, नहीं तो मैं लिख देता। एक होता है माइनर टर्म, एक होता है यहाँ पे मिडिल टर्म, और यहाँ पे होगा मेजर टर्म। ठीक है, और मिडिल टर्म और मेजर टर्म का जो रिलेशनशिप है उसको आप बोलोगे व्याप्ति। यहाँ पे व्याप्ति। ठीक है, अभी जो ये रिलेशनशिप है मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म का जो रिलेशनशिप है, अगर वो एस्टेब्लिश हुआ है एफर्मेटिव कॉन्कोमिटेंस के साथ, मतलब जब भी, जहां पे भी मेजर टर्म प्रेजेंस है, अगर वहां पे मिडिल टर्म प्रेजेंस हुआ, मतलब वो क्या हुआ, ये यहाँ पे एक एग्रीमेंट इन प्रेजेंस हुआ है। सिर्फ ये जो जो व्याप्ति एस्टेब्लिश हुआ है वो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हुआ है। ठीक है, एफॉर्मेटिव कॉन्टेक्स्ट में हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज ए केवल अन्वयी इन्फरेंस। कभी कभी एग्जाम में ना आपको बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है, केवल अन्वयी जब भी दिखोगे वो पॉजिटिव के बारे में बात हो रहा है, एग्रीमेंट इन प्रेजेंस के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, और केवल व्यतिरेकी जब बोलोगे ना, उसमें आप बोलोगे कि ये एग्रीमेंट इन एब्सेंस एलोन या नेगेटिव एलोन में होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। इसमें बोल रहा है कि ऑल नोएबल ऑब्जेक्ट्स आर नेमेबल। जो भी चीज को आप जानते हो, उस वो ऑब्जेक्ट का क्या हो सकता है, नेम ले सकते हैं, उसका नाम हो सकता है। सपोज मैंने बोला टेबल, टेबल को आप जानते हो कि ये टेबल है, तो उसका नाम दिया टेबल बोल के। अगर आपने देखा फ्लावर, है ना, रोज, तो रोज आप क्या है, वो एक नोएबल है, वो एक नोएबल ऑब्जेक्ट से आप जानते हो उसको, इसीलिए उसको आपने एक नाम दिया रोज बोल के। इसी तरीके से द पॉट इज नोएबल ऑब्जेक्ट, जो पॉट होगा, है ना, जो फ्लावर का जो पॉट होगा वो क्या है, एक नोएबल ऑब्जेक्ट से आप जानते हो कि ये पॉट है, तो आपने क्या किया, इसीलिए उसका नाम पॉट रख दिया, क्योंकि आप एक जानते हो। तो यहाँ पे जो एस्टेब्लिश हुआ, जो रिलेशनशिप टर्म और मेजर टर्म के ऊपर में, तो ये क्या है, ये आपका जो ये भी देखना, ये जो ये नोएबल, ये मिडिल टर्म है, और ये भी यहाँ पे भी नोएबल मिडिल टर्म हुआ। तो ये नोएबल, लेकिन ये पॉट और ये नेमेबल एक बार यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका रिलेशनशिप ये, क्योंकि पॉट नोएबल है और नोएबल नेमेबल है, देयरफॉर पॉट इज नेमेबल, इसीलिए पॉट एक नोएबल है। तो एक 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 एक, एक, एक ना आपका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ प्रेजेंस में, मतलब एफॉर्मेटिव में। ठीक है, उसी तरीके से केवल व्यतिरेकी, ओनली नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में है ये। व्हेन व्याप्ति, जब भी व्याप्ति बिटवीन, मतलब जब भी मैं व्याप्ति बोलूंगा, रिलेशनशिप बिटवीन मिडिल टर्म एंड द मेजर टर्म इज डिराइव, ये कहाँ से रिलेशनशिप डिराइव हुआ, यूनिफॉर्म एग्रीमेंट इन एब्सेंस अलोन। ठीक है, सो इन दिस इन्फरेंस हेतु इज द ओनली नेगेटिवली रिलेटेड टू साहित्य। तो ऊपर में क्या था, हेतु, ये जो मिडिल टर्म था, हेतु मतलब मिडिल टर्म है ना, जब ये हेतु
मिडिल टर्म है, और वो किस तरीके से रिलेटेड है मेजर टर्म में, एक पॉजिटिवली या एफर्मेटिवली रिलेटेड है। लेकिन ये जो केवल व्यतिरेकी इन्फरेंस है, जो ये हेतु है, वो मेजर टर्म के साथ नेगेटिवली रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एलिमेंट हैज नो स्पेल। जो भी यहाँ पे देखना, नो जो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, नेगेटिव स्टेटमेंट दिया है। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो भी चीज अलग है, ठीक है, व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स, जो भी अदर एलिमेंट्स के साथ डिफरेंट है, उसका कोई स्मेल नहीं रहता है। देखो यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल ना आपको बहुत ज्यादा मतलब आप उसका लॉजिक ज्यादा नहीं लगा सकते हो, आपको याद करके जाना है कुछ कुछ चीजें, जो कि जैसे कि यहाँ पे है, व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एलिमेंट हैज नो स्मेल। जो भी चीज अलग है दूसरे एलिमेंट से, उसका कोई स्मेल नहीं है। और उसमें एक बोला कि अर्थ हैज स्मेल, लेकिन अर्थ का क्या है, स्मेल है। तो क्या हुआ कि अर्थ बाकी एलिमेंट से डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन बना, ये कंक्लूजन नेगेटिव स्टेटमेंट से शुरू हुआ, क्योंकि ये जो व्याप्ति था, जो रिलेशनशिप था, वो नेगेटिव स्टेटमेंट से एस्टेब्लिश हुआ था। एग्रीमेंट इन एब्सेंस एलोन, केवल अनवय एग्रीमेंट, यूनिफॉर्म एग्रीमेंट इन प्रेजेंस एलोन, याद रखना। और ये अन्वयी व्यतिरेकी जो है, उसमें पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली, वेन एवर द व्याप्ति इज बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली रिलेटेड, देन इट इज ए अन्वयी व्यतिरेकी अनुमान। ठीक है, इसमें क्या हुआ देखना, इसका दोनों का एग्जाम्पल का ना, एक रिजल्ट जो होगा, आउटपुट जो होगा, वो सेम है, मीनिंग सेम है, लेकिन इसका बोलने का तरीका अलग है। जैसे कि ऑल स्मोकी ऑब्जेक्ट्स आर फायरी, जो भी जिस चीज में भी धुआं निकल सकता है वो जल सकता है, यही है ना मीनिंग, ऑल स्मोकी ऑब्जेक्ट्स आर फायरी। तो उसके बेसिस पर आपने क्या बोला कि द हिल इज स्मोकी। ठीक है, हिल में क्या हो सकता है, धुआं निकल सकता है, तो आपका कंक्लूजन है कि हिल में आग लग सकती है। ये आपका कंक्लूजन बना। ये पॉजिटिवली स्टेटमेंट से आया है, मतलब ये अनवेई है, अनवेई। अभी व्यतिरेकी कैसे हुआ, नेगेटिवली रिलेटेड कैसे होगा व्याप्ति। नो नॉन फायरी ऑब्जेक्ट इज स्मोकी, कोई भी नहीं जलने वाला चीज स्मोकी नहीं है। याद रखना, जैसे कि वाटर मान लो, वाटर तो जल नहीं सकता है ना, तो ये एक यहाँ से धुआं नहीं निकल सकता है। नो नॉन फायरी ऑब्जेक्ट इज स्मोकी। द हिल स्मोकी, आपने क्या बोला कि, लेकिन हिल क्या है, स्मोकी है। सो द हिल इज नॉट नॉन फायरी, इसका मतलब हिल नहीं जलने वाला चीज नहीं है, इसका मतलब हिल जलने वाला चीज है, क्योंकि यहाँ पे धुआं निकल रहा है। तो आपने फाइनली क्या बोला, द हिल इज फायरी। देखो दोनों का कंक्लूजन सेम आया है, लेकिन इसका पॉजिटिव स्टेटमेंट से आया, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट से आया। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, नो नॉन फायरी ऑब्जेक्ट इज मूवी, कोई भी नहीं जलने वाला चीज स्मोकी नहीं होता। द हिल इज स्मोकी, लेकिन हिल स्मोकी है। इसीलिए आप बोल रहे हो कि हिल एक नहीं जलने वाला चीज नहीं है, इट इज ए फायरी ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट ए नॉन फायरी ऑब्जेक्ट। तो आपका कंक्लूजन हुआ द हिल इज फायरी। आई होप आपको इस चीज को समझ में आया होगा। आपने हमने अनुमानक का टाइप क्या क्या हिसाब से डिस्कस किया है। अनुमानक का टाइप अगर आप यहाँ पे देखते हो कि पूर्व स्वार्थानुमाना, परर्थानुमाना, एक खुद को कन्विंस करना, दूसरों को कन्विंस करवाना। फिर पूर्वावत, आपने इफेक्ट के कॉस्ट के बेसिस पर इफेक्ट का अनुमान लगाया। शेष बात, आपने इफेक्ट के बेसिस पर कॉस्ट का अनुमान लगाया। सामान्यतः दृष्टि, आपने एनालॉजी के बेस पर आपने अनुमान लगाया। केवल अनवय, आपका जो व्याप्ति रिलेशनशिप था, व्याप्ति था, मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म, वो डिराइव हुआ। एग्रीमेंट इन प्रेजेंस एलोन, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट से आया है। केवल व्यतिरेकी क्या हुआ, यहाँ पे जो व्याप्ति था वो नेगेटिव स्टेटमेंट से आया है, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में आया है। और अनवय व्यतिरेकी, जब आपका व्याप्ति पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों तरीके से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, तो उसको आप बोलोगे अनवय व्यतिरेकी। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगर आप नेक्स्ट चीज देखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी बहुत सारे एग्जाम्स में ये आए थे, मैं जो अभी बोल रहा था ना कि साध्या मेजर टर्म, आप इस चीज से भी समझ सकते हो कि ये क्या है। हेतु का मतलब होता है मिडिल टर्म। ओके, हेतु का मतलब क्या है, मिडिल टर्म। जैसे कि जो वेस्टर्न लॉजिक होता है, उसमें आप देखोगे माइनर टर्म, मिडिल टर्म और मेजर टर्म होगा। इसमें जो इंडियन लॉजिक है, जो न्याय सिलोजिज्म है, उसके कॉन्टेक्स्ट में माइनर को आप बोलोगे पक्ष। मिडिल टर्म जो रीजन है, रीजन कोई भी चीज होने का जो रीजन है, वो हेतु होता है, वो एक ब्रिज के हिसाब से काम करता है। और जो साहित्य, जो मेजर टर्म है, उसको आप व्याप्ति बोलोगे। थोड़ा पहले जो मैं व्याप्ति बोल रहा था, वो यहाँ से आया है। तो जो माइनर टर्म हुआ, उसको आप अगर माउंटेन है, मिडिल टर्म स्मोक, और मेजर टर्म फायर। अब भी आप देखना, अगर मुझे बोलना है कि माउंटेन में फायर है,
तो उसका रीजन मुझे स्मोक देना पड़ेगा। इसका मतलब स्मोक शुड बी देयर इन द माउंटेन, देन ओनली यू कैन से द माउंटेन हैज ए फायर। उस माउंटेन में स्मोक पहले प्रेजेंट होना होगा, उसके बाद ही आप बोलोगे कि इस माउंटेन में फायर है। तो ये भी याद रखना, जो रिलेशनशिप पक्ष और हेतु माइनर टर्म और मिडिल टर्म में एस्टेब्लिश होता है, उसको आप पक्ष धर्माता बोलोगे। और हेतु मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच का रिलेशन को आप व्याप्ति बोलते हो। ठीक है। और इसको आप न्यूमेरिक्स का अगर याद करना है तो पीएचएस याद रख सकते हो। ठीक है। अभी हेतु का ना जो रीजन है, जो मिडिल टर्म है, उसका कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हेतु। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला, इट मस्ट बी, इट जब भी मैं बोलूंगा वो हेतु, और हेतु का एग्जांपल आप स्मोक लेके चल सकते हो समझने के लिए, स्मोक। ठीक है। सो द इट मस्ट बी प्रेजेंट इन द माइनर टर्म, इसका मतलब पक्षधर्माता। फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है हेतु का, उसका मतलब इट मस्ट बी प्रेजेंट इन द माइनर टर्म। इट मतलब स्मोक, ये मस्ट बी प्रेजेंट कहाँ पे होना होगा? माइनर टर्म पे, मतलब माउंटेन पे। हम्म। तो अगर ये है, अगर इफ द स्मोक इज प्रेजेंट इन माइनर टर्म, देन ओनली यू कैन से दैट द स्मोक इज द हेतु। ओके, अदरवाइज इट इज नॉट ए हेतु, इट इज नॉट ए रीजन। तो जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको आप बोलोगे पक्षधर्माता। इसको क्या बोलना है? पक्षधर्माता। ऑलराइट। जैसे कि स्मोक मस्ट बी प्रेजेंट इन द हिल, ये आपका एग्जांपल हुआ, स्मोक मस्ट बी प्रेजेंट इन द हिल। सेकंड, इट मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल पॉजिटिव इंस्टेंसेस इन व्हिच मेजर टर्म इज प्रेजेंट। ये देखो, अभी जो स्मोक है ना, वो उसी जगह में प्रेजेंट होना होगा जहां पे मेजर टर्म प्रेजेंट हो सकता है। आई होप यू आर गेटिंग इट। इट मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल पॉजिटिव इंस्टेंसेस इन व्हिच मेजर टर्म इज प्रेजेंट, जिसको आप बोलोगे सपक्षत्व। सपक्षत्व, इसका मतलब जहां पे भी फायर है वहीं पे स्मोक प्रेजेंट होना होगा। अदरवाइज जहां पे फायर एग्जिस्ट नहीं हो सकता है, वहां पे अगर स्मोक प्रेजेंट हुआ ना, तो ये पूरा थ्योरी काम नहीं करता है। जैसे कि मान लो कि हिल, हिल है, इसीलिए वहां पे स्मोक भी होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि किचन, किचन में फायर होता है इसीलिए वहां पे स्मोक है। तो जहां पे भी फायर है ना, वहां पे स्मोक होना चाहिए। स्मोक मस्ट बी प्रेजेंट इन द किचन वेयर फायर एग्जिस्ट। समझ में आया ना? तो ये क्या हुआ कि पॉजिटिव इंस्टेंसेस में होना चाहिए। और एक एग्जांपल के आप थ्रू, मतलब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इट मस्ट बी एब्सेंट इन ऑल द नेगेटिव इंस्टेंसेस इन व्हिच मेजर टर्म कैन नॉट प्रेजेंट। जैसे कि वाटर, क्योंकि आप देखोगे ओशन में या वाटर में फायर एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए आप स्मोक उसमें नहीं देखोगे, मतलब वाटर में या ओशन में नहीं देखोगे। अगर स्मोक वाटर में प्रेजेंट हुआ ना, तो ये पूरा थ्योरी ब्रेक हो जाएगा, ये काम नहीं करता है। सिंपल। फर्स्ट वाला ये है कि स्मोक मस्ट बी प्रेजेंट और हेतु मस्ट बी प्रेजेंट इन द माइनर टर्म, जैसे कि स्मोक मस्ट बी प्रेजेंट इन द माउंटेन, जिसको आप पक्षधर्माता बोलोगे। सेकंड, स्मोक वहीं पे प्रेजेंट होना होगा, या तो मिडिल टर्म वहीं पे प्रेजेंट होना होगा, हेतु वहीं पे प्रेजेंट होना होगा जहां पे मेजर टर्म प्रेजेंट है, जैसे कि फायर, जिसको आप सपक्षत्व बोलोगे। इसको भी याद रखना है, ये पूरा जो नेम दे रहा हूँ ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि मिडिल टर्म को वहीं पे हमेशा एब्सेंट होना होगा जहां पे मेजर टर्म प्रेजेंट नहीं हो सकता है, जैसे कि फायर, फायर पानी पे या वाटर पे प्रेजेंट नहीं हो सकता है, इसीलिए कभी भी आपको स्मोक पानी पे नहीं दिखना चाहिए। ओके। सो यहाँ पे देख सकते हो, स्मोक मस्ट बी एब्सेंट इन द लेक इन व्हिच द फायर डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्योंकि फायर लेक में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए स्मोक भी वहां पे एब्सेंट नहीं, एब्सेंट होना होगा, तभी आप उसको मिडिल टर्म या हेतु बोल सकते हो। फोर्थ वन इज द, इट मस्ट बी कंपेटेबल विद द माइनर टर्म। ये माइनर टर्म के साथ कंपेटेबल होना होगा, इसको आप बोलोगे अबाधित। कोई बाधा नहीं देना है, अबाधित, कंट्राडिक्शन नहीं होना है। ओके। सो इसका एग्जांपल अगर आप देखोगे, इट शुड नॉट प्रूव द समथिंग कंट्राडिक्टरी। ये किसी चीज के बारे में, जो हेतु है, जो रीजन है, किसी चीज से कंट्राडिक्शन नहीं होना होगा। आप समझ सकते हो? एग्जाम्पल, कुलनेस ऑफ फायर, मतलब जो आपका जो रीजन है, वो किसी चीज को ना कंट्राडिक्शन नहीं होना। जैसे कि फायर है, फायर क्या होगा? आग, आग एक हॉट चीज है ना, हॉट सब्सटेंस है। तो आपका जो रीजन है ना, वो फायर का कूलनेस एक्सप्लेन कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इट शुड नॉट एक्सप्लेन द कूलनेस ऑफ फायर, फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज फायर इज हॉट, इट इज नॉट कूल। बट योर हेतु और योर रीजन और योर मिडिल टर्म should not explain the coolness of fire. If it explains the coolness of fire, then it is not a हेतु। ठीक है। इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन हुआ ना, कि फायर तो हॉट होता है, लेकिन आपका रीजन तो उसका कूलनेस एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, ये अबाधित होगा, अबाधित।
लास्ट वन, इट मस्ट नॉट कंट्राडिक्टेड बाय ऑपोजिंग रीजंस। ये होगा अविरोध। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे। द फैक्ट ऑफ बीइंग कॉज्ड शुड नॉट बी यूज्ड टू प्रूव द इटर्निटी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे दो चीज हुआ, अच्छे से याद रखना, एक तो होगा साउंड प्रोड्यूस्ड और एक आप बोल रहे हो इटर्निटी, इटर्निटी। तो आपका जो आपने एग्जाम्पल दिया कि साउंड क्योंकि प्रोड्यूस्ड होता है इसलिए इटर्नल है, वो गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि ये जो रीजन दिया वो अपोज कर रहा है किसी 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 और एक परसेप्शन को। जैसे कि कोई भी चीज अगर प्रोड्यूस्ड होता है वो इटर्नल नहीं होगा, वो मर जाता है। ओके, सपोज ह्यूमंस आर मॉर्टल, है ना? कोई भी चीज अगर आप बनाते हो उसका डिस्ट्रक्शन होगा ही होगा। इट मीन्स whatever is produced is not eternal, like God is not produced or they are not born, that's why they are eternal। ओके, तो यहाँ पे कंट्राडिक्ट किया। रीजन क्या है? अपोजिंग दोनों का रीजन अलग है। एक तो इंटरनल होने के लिए प्रोड्यूस होना होगा, सॉरी, एक इटर्निलिटी होने के लिए वो प्रोड्यूस नहीं होना है, वो अपने आप आना है ना? लेकिन साउंड क्योंकि प्रोड्यूस्ड है तो वो इटर्नल नहीं है। तो दोनों में ना कंट्राडिक्शन आ रहा है, दोनों रीजन में कंट्राडिक्शन आ रहा है, तो इसको आप बोलोगे अविरोध। लेकिन आपका जो रीजन है ये चीज के बारे में नहीं बोलना है। मतलब साउंड को अगर आप प्रोड्यूस्ड बोल रहे हो तो यू शुड नॉट से दैट द साउंड इज द इटर्नल। ओके, तो यहाँ पे देयर आर फाइव रीजन, फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजन। पक्षधर्माता, जो कि मिडिल टर्म शुड नॉट शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द माइनर टर्म। सपक्षत्व, इट शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट वेयर द मेजर टर्म कैन एग्जिस्ट। व्यापक सत्व, इट शुड ऑलवेज एब्सेंट वेयर द मेजर टर्म कैन नॉट एग्जिस्ट। Fourth, abadit, it should not explain it should not prove the something contradictory like coolness of fire, and it must not contradicted by opposing reasons, that is abirud. It means suppose if you are saying sound is produced, you cannot say the eternality, the sound is eternal, okay, because it is contradictory. That is five characteristics of hetu, very very important. Next is hetu bhasa. What is hetu? Hetu means reason. Here bhasa, ये means अभाव। मतलब ये रीजन का अभाव होना, रीजन का अभाव होना। इट मीन्स इट नॉन अवेलेबिलिटी और नॉट गिविंग प्रॉपर रीजन। ओके, सो whenever you give any statement and your reasons are not up to the mark, then it is absence of reason। hetu bhasa means absence of reason। So whenever you give the statement and if if you do not have proper reason to justify, your statement is vague। ओके, तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे हेतु भाषा के टाइप्स क्या क्या है। बहुत सारे हैं, आप एक एक करके। जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी, ए कैटेगरी, सभ्य विचार। सभ्य विचार ऑल्सो नोन एज अनैकांतिका। सभ्य विचार को कैसे जानते हैं? अनैकांतिका। तो आपने नेम सुना होगा इंग्लिश में फेलेसी। फेलेसी मतलब गिविंग नॉट गिविंग प्रॉपर रीजन, दैट इज फेलेसी। जिसका कोई रीजन नहीं हो सकता है वो होगा फेलेसी। तो ये किस टाइप का फेलेसी है? इरेगुलर मिडिल। मिडिल का मतलब होगा हेतु। क्योंकि मतलब देखो, इसका सिंपल मतलब हेतु का अभाव, मतलब यहाँ पे हेतु प्रॉपरली इज नॉट प्रेजेंट। ओके, अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट। तो वट एवर इफ द हेतु इज नॉट रेगुलर, इट इज सभ्य विचार। अगर हेतु रेगुलरली प्रेजेंट नहीं है तो ये आपका क्या होगा? ये सभ्य विचार होगा। सभ्य विचार तीन तरीके के होते हैं, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। साधारण, so फर्स्ट सभ्य विचार हेतु भाषा इज साधारण। तो यहाँ पे क्या होगा? इट ऑकर्स व्हेन द मिडिल टर्म इज टू वाइड इन नेचर। इसका मतलब जो मिडिल टर्म है वो बहुत ज्यादा वाइड है। एज ए रिजल्ट इट प्रेजेंट इन बोथ द पॉजिटिव, जो कि सपक्षत्व, एंड नेगेटिव विपक्षत्व इंस्टेंसेस। सो इट वायलेट्स द रूल दैट मिडिल टर्म शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द नेगेटिव इंस्टेंस में। तो हमने जो थोड़ा पहले हमने हेतु का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, तो वहां पे मैंने क्या बोला? वहां पे मैंने बोला कि हेतु मस्ट बी प्रेजेंट इन द पॉजिटिव इंस्टेंसेस ओनली। मतलब जहां पे भी फायर एग्जिस्ट हो सकता है वहीं पे हेतु प्रेजेंट होना होगा। और जहां पे भी ये एब्सेंट प्रेजेंट नहीं हो सकता है, मतलब नेगेटिव इंस्टेंसेस जो भी होगा, विपक्षत्व जो है, वहां पे हेतु को एब्सेंट होना होगा। जैसे कि वाटर में फायर नहीं हो सकता था, तो वहां पे स्मोक प्रेजेंट नहीं होना होगा। लेकिन अगर आपका जो रीजन है, यहाँ पे जो आप रीजन दोगे वो इतना बड़ा है कि ये सपक्षत्व भी है, ये विपक्षत्व भी है, ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका फेलेसी हुआ साधारण। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो, द हिल हैज फायर बिकॉज इट इज नोएबल। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या बोला कि हिल में फायर है। आपका उदाहरण जो कारण क्या दिया है, मतलब आपका रीजन क्या है कि आप बोल रहे हो कि ये जान सकते हैं।
किसी चीज को जानना और उस चीज में फायर होना अलग बात है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हियर द नोएबल कैन बी प्रेजेंट इन बोथ फायरी एंड नॉन फायरी ऑब्जेक्ट्स। देखो, आग वहीं पे लग सकती है जो कि ऑब्जेक्ट फायरी ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट है जहां पे जो दोज आर नॉन फायरी, लेकिन क्योंकि आपका रीजन यहाँ पे जो दिया है नोएबल, बट दे कैन बी नोएबल। जैसे वाटर, वाटर इज नोएबल, आप उसका नेम ले सकते हो, आप वो जानते हो, लेकिन वहां पे फायर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो ये जो आपने रीजन दिया कि द हिल हैज फायर बिकॉज इट इज नोएबल, इसकी ये रीजन सही नहीं है। अब बोल सकते थे कि ये बिकॉज इट इट हैज स्मोक बोल सकते थे, वो सही रहता, लेकिन आपने बोला कि बिकॉज इट इज नोएबल, वो आपका प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं हुआ। ये देखो, ये नोएबल फायरी ऑब्जेक्ट में भी प्रेजेंट हो सकता है और नॉन फायरी ऑब्जेक्ट में भी प्रेजेंट हो सकता है, जो कि आपका एक सेकेंड, थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स था हेतु को, उसको वायलेट करता है। ठीक है। असाधारण, असाधारण मतलब इट ऑकर्स व्हेन द मिडिल टर्म इज टू नैरो इन नेचर। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो रीजन है, जो हेतु है, बहुत ज्यादा छोटा है। तो ये ना तो ये सपक्षत्व हुआ, ना तो ये विपक्षत्व, मतलब ना तो ये पॉजिटिव इंस्टेंस में प्रेजेंट है कंप्लीटली, ना तो ये नेगेटिव इंस्टेंस में एब्सेंट है कंप्लीटली। ठीक है। तो जैसे कि साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल, साउंड इज इटर्नल बोला है, ठीक है, ठीक है, साउंड इटर्नल हो सकता है, लेकिन आपका जो रीजन दिया, क्या दिया, इट इज ऑडिबल, क्योंकि ये ऑडिबल है। अभी कोई भी चीज ऑडिबल हो और वो इटर्नल हो, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, साउंड इटर्नेबल भी हो सकता है और ये ऑडिबल भी हो सकता है, लेकिन दोनों अगर एक साथ देखें तो ये पूरा का पूरा रीजन कंप्लीट रीजन नहीं है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज असाधारण। थर्ड वन इज द अनुपसंहारी। मिडिल टर्म इज नॉट एक्सक्लूसिव, सो द माइनर टर्म इज ऑल इंक्लूसिव। यहाँ पे माइनर टर्म सब इंक्लूसिव हुआ, एंड लीव्स नथिंग द वे ऑफ सपक्षत्व, ये एक्सक्लूसिव नहीं है। तो इसमें ना तो एक सपक्षत्व बोल के कुछ कॉन्सेप्ट लेके आया, ना तो विपक्षत्व। फॉर एग्जाम्पल, ऑल थिंग्स आर नॉन इटर्नल, हर चीज नॉन इटर्नल है, मतलब कोई भी चीज इटर्नल नहीं है, बिकॉज दे आर नोएबल। आपने रीजन क्या दिया, क्योंकि वो सब जान सकते हैं। ये पूरा पूरा रीजन ये जो है ना, बिकॉज के बाद जो रीजन है वो कंप्लीट रीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, यू नो द गॉड, बट गॉड इज इटर्नल, वी एज्यूम दैट द गॉड गॉड इज इटर्नल, यस और नो। बट गॉड, एक गॉड को हम जान सकते हैं कि गॉड है, नेम देते हैं हम लोग। तो आप कभी नहीं बोल सकते हो कि जो भी थिंग्स है, जो ऑल थिंग्स आर नॉन इटर्नल नहीं बोलोगे, लाइक ए गॉड, राइट, लाइक द एनवायरमेंट, लाइक द अर्थ। अर्थ आप जानते हो ना, अर्थ है, तो हम मान के चलते हैं ना कि अर्थ हमेशा रहेगा। तो ये क्या हुआ, ये नॉन इटर्नल नहीं है। ठीक है। जो जो एग्जाम्पल दिया वो सही नहीं है। तो ये आपका अनुपसंहारी हुआ। सो सभ्य विचारा के अंडर में, सभ्य विचारा एक इरेगुलर मिडल है, मतलब कभी कभी होता है, कभी नहीं होता है, जैसे कि असाधारण, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। सेकंड जो हेतु भाषा है वो असिद्ध, असिद्ध, इट इज द फेलेसी ऑफ अनप्रूवन मिडिल, मतलब मिडिल टर्म प्रूव्ड नहीं है, प्रूव्ड नहीं है, जो रीजन आपने दिया है वो प्रूव्ड नहीं है, अनप्रूवन। पहले वाला इरेगुलर था, ये अनप्रूवन है। सो इट ऑकर्स व्हेन द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म जब भी मैं बोलूंगा हेतु, इसलिए ये हेतु का अभाव हो रहा है। मिडिल टर्म इज नॉट प्रेजेंट इन द माइनर टर्म। ओके। फॉर एग्जाम्पल, स्काई लोटस इज फ्रेग्रेंट, आपने क्या बोला, स्काई लोटस एंड इट इज फ्रेग्रेंट, आपने एग्जाम्पल क्या दिया, बिकॉज इट हैज द लोटसनेस इन इट लाइक ए नेचुरल लोटस। हियर मिडिल टर्म, देखो यहाँ पे क्या है, स्काई लोटस का मतलब ये है कि इमेजिनरी लोटस। आप एक स्काई लोटस बोल के कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी है, लेकिन वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन आपने यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोला कि स्काई लोटस का फ्रेग्रेंस होता है। उसका रीजन क्या दिया, क्योंकि ये दिखने में नेचुरल लोटस जैसा दिखता है। ओके। ये दिखने में नेचुरल लोटस जैसा दिखता है, इसीलिए आप बोल रहे हो कि स्काई लोटस का एक फ्रेग्रे स्काई लोटस में फ्रेग्रेंस होता है, उसमें सुगंध रहता है। जो यहाँ पे मिडिल टर्म और हेतु इज येट टू बी प्रूवन, बिकॉज वी येट टू एस्टेब्लिश द एग्जिस्टेंस। लेकिन ये जो रीजन दिया कि ये नेचुरल लोटस जैसा होता है, ये स्काई लोटस है, ये पूरा ना प्रूव्ड नहीं है। क्यों प्रूव्ड नहीं है? क्योंकि जो स्काई लोटस जो है वो आज भी एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका एग्जिस्टेंस ही डाउटफुल है। तो आप ये बोलना कि स्काई लोटस दिखने में नेचुरल लोटस जैसा दिखता है, इसीलिए नेचुरल लोटस का फ्रेग्रेंस होता है, तो इसमें भी फ्रेग्रेंस होगा, ये कंप्लीट रीजन कंप्लीट नहीं है। ये रीजन जो है वो अनप्रूव्ड है, अनप्रूवन है। ओके। सो दैट इज असिद्ध। इसका भी कुछ कुछ पार्ट्स है, जैसे कि आश्रय असिद्ध, स्वरूप सिद्ध, आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध और व्यापक सिद्ध। ठीक है, एक एक करके जानते हैं। आश्रय सिद्ध का मतलब क्या है, माइनर टर्म इज नॉट रियल इन नेचर, जो माइनर टर्म है वो रियल इन नेचर नहीं है। सो द माइनर टर्म, यहाँ पे जब मैं माइनर टर्म बोलूंगा, माउंटेन याद रखना, जो मैंने वहां पे दिखाया था, माउंटेन इज नॉट रियल इन नेचर, माइनर टर्म इज नॉट रियल इन नेचर।
सो द माइनर टर्म इज द लोकस ऑफ द मिडिल टर्म, क्योंकि माइनर टर्म, मिडिल टर्म हमेशा माइनर टर्म में प्रेजेंट होना होगा, यहाँ पे माइनर टर्म ही रियल नहीं है, बिकॉज व्हेन द माइनर टर्म इज अनरियल, क्योंकि जब भी माइनर टर्म अनरियल होता है तो मिडिल टर्म कैन नॉट प्रेजेंट इन इट। हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स था हेतु का, उसका क्या था कि जो फर्स्ट, जो मिडिल टर्म में जो हेतु है वो कहाँ पे प्रेजेंट होना होगा, वो में माइनर टर्म में हमेशा प्रेजेंट होना होता है। लेकिन जो यहाँ पे आपका माइनर टर्म है इन दिस केस, वो रियल नहीं है, क्योंकि माइनर टर्म रियल नहीं है तो जो मिडिल टर्म में जो हेतु है वो कभी भी वहां पे प्रेजेंट हो नहीं सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखना, स्काई लोटस इज फ्रेग्रेंट बिकॉज इट इज लोटस, लाइक द लोटस ऑफ द पॉन्ड। तो अभी ये जो है, जो फ्रेग्रेंस जो है, वो आप बोल रहे हो कि फ्रेग्रेंस स्काई लोटस में प्रेजेंट है, जो फ्रेग्रेंस है ये यहाँ पे हेतु है। और आपका जो स्काई लोटस है, वो बोल रहे हो कि वो दिखने में लोटस जैसा है, लाइक ए पॉन्ड, जो कि हम जो नेचुरल लोटस जो दिखते हैं। तो अभी यहाँ पे देखना, तो जो स्काई लोटस है ना, वो एक माइनर टर्म है। वो क्या है? माइनर टर्म है। जैसे कि माउंटेन है, स्मोक और हिल का एग्जांपल दिया था ना, तो जो माउंटेन था वो क्या था? माइनर टर्म था। इसी तरीके का स्काई लोटस एक माइनर टर्म है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे फ्रेग्रेंस होगा नहीं होगा वो तो तब पता चलेगा ना, कि जब आप स्काई लोटस एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये इसका एग्जिस्टेंस ही डाउटफुल है, ये रियल नहीं है, स्काई लोटस में ही रियल नहीं है। तो माइनर टर्म अगर रियल नहीं हुआ तो इसका रीजन वहां पे प्रेजेंट होना या हेतु का प्रेजेंट होना वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए जो आपने इसको, जो अनप्रूव्ड है अभी भी, ये माइनर टर्म ही अनप्रूव्ड है, तो इसमें आपका क्या हुआ? ये आपका आश्रय सिद्ध हुआ। स्वरूप सिद्ध जो होता है ना, इट ऑकर्स व्हेन द माइनर टर्म इज नॉट अनरियल। इस केस में क्या हुआ? पहले केस में माइनर टर्म अनरियल था कंप्लीटली, लेकिन इस केस में जो स्वरूप सिद्ध है, इसमें माइनर टर्म अनरियल नहीं है, बट उसका नेचर इस तरीके का है बिकॉज ऑफ द वेरी नेचर ऑफ द मिडिल टर्म। लेकिन मिडिल टर्म का नेचर ऐसा है कि मिडिल टर्म माइनर टर्म में प्रेजेंट नहीं हो सकता है, याद रखना। तो इसमें क्या हुआ? माइनर टर्म अनरियल नहीं है, लेकिन जो मिडिल टर्म का नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर है, उस इस तरीके का है कि वो माइनर टर्म में प्रेजेंट नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे। साउंड हैज ए क्वालिटी, साउंड में क्या होता है? क्वालिटी होगा। वहां तक ठीक है, साउंड का क्वालिटी हो सकता है, लेकिन आपने एग्जाम्पल क्या दिया? बिकॉज इट कैन बी सीन। देखो, अभी साउंड का क्वालिटी आप सुन सकते हो, लेकिन आपका रीजन क्या है? आप देख सकते हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। साउंड हैज ए क्वालिटी, दैट इज परफेक्टली फाइन, बट बिकॉज द वेरी नेचर ऑफ द मिडिल टर्म, लेकिन इसका मिडिल टर्म का नेचर कैसा है कि आप उसको देख नहीं सकते हो, लेकिन आपने रीजन क्या दिया कि आप देख सकते हो। हियर साउंड इज द माइनर टर्म, साउंड क्या है? माइनर टर्म है, एंड इट इज रियल, साउंड तो रियल है। बट द मिडिल टर्म सीन, जो सीन है ना, वो मिडिल टर्म है, रीजन है। ओके, हेतु कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन द माइनर टर्म। ये जो दिखना, जो विजुअल जो होता है, वो साउंड में प्रेजेंट नहीं हो सकता है। ओके, बिकॉज साउंड कैन नॉट बी सीन, इट कैन बी हर्ड, क्योंकि साउंड दिख नहीं सकते, उसको सुन सकते हैं। तो ये होगा स्वरूप सिद्ध। पहले में जो आश्रय सिद्ध था, उसमें माइनर टर्म ही अनरियल था, लाइक लोटस, स्काई लोटस। स्वरूप सिद्ध में माइनर टर्म ठीक था, लाइक साउंड, दैट इज ओके। बट जो आपका जो रीजन है, जो हेतु है, वो आपका क्या हुआ? वो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ। जैसे कि साउंड आप नहीं सुन सकते हैं, तो सुन सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपका रीजन आपने जो दिया है वो आप देख सकते हैं। तो इसमें जो ना कंट्राडिक्ट हुआ, तो इसका आपका स्वरूप सिद्ध फैलेसी एस्टेब्लिश होता है। तो ये पे देखोगे, व्यापक सिद्ध हुआ। ये क्या है? व्यापक सिद्ध हुआ, थर्ड कैटेगरी। व्हेन इट ऑकर्स, व्याप्ति इज कंडीशनल इन नेचर। देखो, आपका एक हेतु का ना जो कैरेक्टरिस्टिक्स था ना, तो वो क्या है ना, अनकंडीशनल होना होगा, कोई भी कंडीशन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इट शुड बी नेचुरल, इट शुड बी यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे कि जहां पे भी स्मोक है वहीं पे फायर होगा, तो ये क्या हुआ? यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन अगर आपका जो रीजन है, जो व्याप्ति है, व्याप्ति मतलब रिलेशनशिप बिटवीन मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म, ओके, इट शुड बी अनकंडीशनल। जैसे कि द रिलेशनशिप बिटवीन स्मोक एंड फायर शुड बी अनकंडीशनल, जहां पे भी स्मोक होगा वहां पे फायर होगा, ये अनकंडीशनल है। लेकिन आपका जो जो ये रिलेशनशिप था वो कंडीशनल अगर हो गया, तो ये आपका हेतु भाषा हुआ। जैसे कि व्हेन देयर इज फायर देयर इज स्मोक, पहले क्या था? व्हेन देयर इज, दैट इज ट्रू। एक थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, मैंने क्या बोला था? व्हेन देयर इज स्मोक देयर इज फायर, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रूथ, लाइक किचन। सेकंड, जो ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से, देयर इज फायर देयर इज स्मोक कैन नॉट बी ट्रूथ ऑलवेज, मतलब जहां पे फायर है वहां पे स्मोक होगा ये जरूरी नहीं है, ये कंडीशनल है। इसीलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं?
आप बोल नहीं सकते कि यहाँ पे फायर है इसीलिए यहाँ पे मतलब व्हेन देयर इज फायर, जब कहीं पे फायर होगा वहां पे स्मोक होगा ही, ये जरूरी नहीं है, ये कंडीशनल है। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं रेड हॉट आयरन बॉल। जो जो रेड, जब आयरन जो बॉल होता है अगर उसको बहुत ज्यादा हीट करते हो तो वो रेड कलर हो जाता है, वो एक आग है, वो एक आग है, दैट इज फायर। बट देर इज नो स्मोक ऑन इट, यहाँ पे स्मोक नहीं होगा। तो यहाँ पे देखा ना कि ठीक है, किचन में तो, किचन में क्या था, आग था, वहां पे फायर है, ठीक है हो गया। लेकिन वो एक कंडीशन वहां पे प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, रेड हॉट आयरन बॉल जो है, कि आयरन बॉल को अगर आपने हीट किया तो वो रेड बन जाता है, वो भी एक आग है, लेकिन यहाँ पे आग प्रेजेंट नहीं है। तो स्टेटमेंट में अगर बोलता है व्हेन देयर इज फायर देयर इज स्मोक, दैट इज हेतु भाषा, दैट इज व्यापक सिद्ध हुआ, दैट इज व्यापक सिद्ध हुआ, हियर द व्याप्ति इज कंडीशनल। आई होप यू अंडरस्टूड। थर्ड कैटेगरी, दो कैटेगरी हमने बोला। विरुद्ध, विरुद्ध occurs when we have contradicted middle term। यहाँ पे मिडिल टर्म में कंट्राडिक्शन है, when we have contradicted middle term, ठीक है। पहले वाला irregular middle, सेकेंड वन unproven middle, यहाँ पे contradicted middle term। जैसे कि साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस, आपने बोला कि साउंड इटर्नल है क्योंकि ये प्रोड्यूस किया जाता है। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस्ड एंड इटर्नलिटी दे आर कंट्राडिक्टिंग विथ ईच अदर, व्हाई? बिकॉज जो आपका मिडिल टर्म है ना प्रोड्यूस, ये प्रूव नहीं करता है कि साउंड इटर्नल है, क्यों? वट एवर इज प्रोड्यूस्ड कैन नॉट बी इटर्नल। Okay, so you cannot say that the sound is eternal. So here the eternality and the produced both are the the contradiction. Okay, contradicted with each other. That is विरोधा। सत प्रतिपक्ष, सत प्रतिपक्ष में थोड़ा अलग है देखना। सत प्रतिपक्ष occurs when the middle term is contradicted by another middle term। ये इसी एक ही स्टेटमेंट में ये कंट्राडिक्शन कर रहा था, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस, यहीं पे कंट्राडिक्शन आ रहा है कि एक में इंटरनल इटर्नल बोल रहे हो, एक में प्रोड्यूस्ड बोल रहे हो। लेकिन अगर आपका एक मिडिल टर्म दूसरा एक मिडिल टर्म के साथ कंट्राडिक्ट करता है तो ये आपका सत प्रतिपक्ष होता है। एग्जाम्पल, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल। साउंड एक इटर्नल है क्योंकि हम सुन सकते हैं, यहां तक ठीक था, है ना? इट कैन बी एनीथिंग, समथिंग दैट इज इटर्नल एंड इट इज ऑडिबल, दैट कैन बी ओके। इज validly contradicted but it is contradicting with another inference, another statement that sound is non eternal because it is produced। क्योंकि ये एक साउंड एक नॉन इटर्नल फेनोमेनन है क्योंकि ये प्रोड्यूस्ड होता है। देखो साउंड तो प्रोड्यूस होता है एंड इसीलिए ये इटर्नल नहीं है, ये एक स्टेटमेंट सही बात है, साउंड तो प्रोड्यूस्ड होता है और जो भी प्रोड्यूस होगा वो इटर्नल नहीं होगा। दूसरा स्टेटमेंट में आप क्या बोला था, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस, ये हो सकता है। तो यहाँ पे देखना कि एक स्टेटमेंट तो सेम, मतलब साउंड तो सेम है ना, एक में ऑडिबल बोला तो ये इटर्नल बोला, हो सकता है। लेकिन साउंड एक नॉन इटर्नल है क्योंकि ये प्रोड्यूस्ड होता है, हाँ प्रोड्यूस्ड होता है। तो यहाँ पे ना एक मिडिल टर्म दूसरा एक मिडिल टर्म के साथ कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो उसको आप सत प्रतिपक्ष बोलोगे। फर्स्ट वन irregular middle, second one unproven middle, third one contradicted with the middle term, fourth one contradicted with the another middle term, and the badit, the last one, it occurs when the middle term is contradicted by some other praman। मीन्स प्रमाण थे ना छह, तो उसके साथ अगर कंट्राडिक्ट हुआ तो इसको आप बोलोगे बदित। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखना, फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज सब्सटेंस, आपने बोला कि आग कोल्ड है क्योंकि ये एक सब्सटेंस है। अभी यहाँ पे जो सब्सटेंस है ना बिकम्स कंट्राडिक्टेड विद द मेजर टर्म कोल्ड, कोल्डनेस बाय परसेप्शन। देखो जो फायर है, हमारे परसेप्शन क्या है कि नहीं आग तो हॉट होता है, कोल्ड नहीं होगा। लेकिन आपने जो बोला कि क्योंकि ये सब्सटेंस है इसीलिए फायर एक कोल्ड है, कोल्ड होता है। तो ये जो है ना वो अलग एक परसेप्शन के साथ, अलग एक प्रमाण के साथ कंट्राडिक्ट किया। आप बोल नहीं सकते कि सब्सटेंस है इसीलिए फायर है कोल्ड है, क्योंकि हमारा परसेप्शन ये है कि हम जानते हैं कि फायर कोल्ड नहीं हो सकता है, ये हॉट फेनोमेना है। ठीक है, तो ये आपका बाधित हुआ। तो फर्स्ट फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्स्ट जो था सभ्य विचारा, है ना? फर्स्ट क्या था? फर्स्ट था सभ्य विचारा, उसके अंडर में तीन था, साधारण असाधारण अनुसंहारी, जो कि इरेगुलर मिडल है। सेकंड असिद्ध, इसके अंडर में था आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध और व्यापक सिद्ध। एंड थर्ड वन विरुद्ध, जो कि कंट्राडिक्टेड मिडिल टर्म। फोर्थ वन सत प्रतिपक्ष, कंट्राडिक्टेड विद अनदर मिडिल टर्म। एंड फोर्थ फिफ्थ contradicted with the another pramana। okay, that is badit। ये आपका लास्ट टॉपिक दैट इज व्याप्ति, नर वर्ब। व्याप्ति एक
अनुमान का ना एक नर्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये कहाँ से एस्टेब्लिश होगा, जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था व्याप्ति के बारे में, एक बार आपको ये देखो ना, ये देखो, ये क्या था, तीन, ये था ना, पक्ष माइनर टर्म जो कि माउंटेन, हेतु मिडिल टर्म जो कि मान सकते हो स्मोक, साहित्य मेजर टर्म, और इसके जो बीच में रिलेशनशिप है मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म उसको बोलेंगे व्याप्ति। अब अगर इस चीज का ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि एक अनुमान का ना नर्व है, ठीक है। सो व्याप्ति शुड ऑलवेज बी अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं लगाना, अगर है तो वो व्याप्ति नहीं है। इन यूनिवर्सल कॉन्कॉमिटेंस है, मतलब दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ होना होगा। किसके बीच में, मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म के बीच में। तो इसमें दो टाइप के व्याप्ति हैं, एक समाव्याप्ति, एक असमाव्याप्ति। यहाँ पे समा मीन्स इक्वल एंड असमा मीन्स इक्वल नहीं होना। ओके, तो समाव्याप्ति का मतलब होता है व्याप्ति बिटवीन द टर्म्स ऑफ इक्वल एक्सटेंशन, मतलब यहाँ पे देखना कॉल्ड द समाव्याप्ति। फॉर एग्जाम्पल, वट एवर इज नेमेबल इज नोएबल, जिस भी चीज को हम नेम दे सकते हैं उसको हम जान सकते हैं, और जो भी चीज को हम जान सकते हैं उसको नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो दोनों के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है, जैसे कि नोएबल एंड नेमेबल। ठीक है, जो भी चीज को आप जानते हो उसका नाम ले सकते हो, और जो भी चीज को आप नाम ले सकते हो वो आपको जान सकते हो। दैट इज वन समाव्याप्ति। असमाव्याप्ति ये इक्वल एक्सटेंशन नहीं है, क्योंकि कभी कभी आप बोलते हो कि जहां पे भी, यहाँ पे देखना, जहां पे भी स्मोक प्रेजेंट है वहां पे तो फायर प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा फायर के अंदर में स्मोक आ रहा है, देखो, ठीक है ना, जहां पे भी स्मोक प्रेजेंट होगा वहां पे फायर प्रेजेंट होगा। लेकिन लेकिन ऐसा कुछ इंस्टेंसेस है जहां पे फायर तो प्रेजेंट है लेकिन, जैसे कि रेड हॉट आयरन बॉल, जहां पे फायर तो प्रेजेंट था, स्मोक एब्सेंट था, ठीक है ना। ठीक है, तो ये असमव्यक्ति हुआ। लास्ट हमारा इसी का आपको, आप व्याप्ति पांच तरीके से एस्टेब्लिश कर सकते हो। देयर कैन बी फाइव सिचुएशंस और द मेथड्स और द फाइव वेज यू कैन एस्टेब्लिश द व्याप्ति, मतलब रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हो मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच में। जैसे कि फर्स्ट वन इज द अन्वय और आर्ग्यूमेंट इन प्रेजेंस, जो पहले भी पढ़ा था ना, अन्वय व्यतिरेक में, अन्वय में पढ़ा था, केवल अन्वय में, तो ये हुआ अन्वय। इसका मतलब दिस मेथड ऑब्जर्व्स दैट वेरेवर द मिडिल टर्म इज प्रेजेंट, जहां पे भी हेतु प्रेजेंट होता है, द मेजर टर्म इज ऑल्सो प्रेजेंट, वहां पे साध्य भी प्रेजेंट होगा, मतलब जहां पे भी स्मोक प्रेजेंट होगा वहां पे फायर प्रेजेंट होता है। व्याप्ति इज द रिलेशन ऑफ एग्रीमेंट इन प्रेजेंस, अन्वय, अन्वय मतलब प्रेजेंस बिटवीन टू थिंग्स, इफ देयर इज स्मोक देयर इज फायर, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो यहाँ पे एक आपने क्या एस्टेब्लिश किया, व्याप्ति एस्टेब्लिश किया, किस तरीके से, पॉजिटिव को रिलेशन लगा के। व्यतिरेक ये नेगेटिव होगा, एग्रीमेंट इन एब्सेंस, द हेतु एंड द साध्य शुड एग्री इन बीइंग एब्सेंट, अगर जहां पे फायर एब्सेंट है वहां पे भी स्मोक एब्सेंट होना चाहिए। व्हेन देयर इज नो फायर देयर इज नो स्मोक, जैसे कि ओशन में फायर प्रेजेंट नहीं हो सकता है तो वहां पे स्मोक हमेशा एब्सेंट होता है। तो यहाँ से भी आपको एक व्याप्ति एस्टेब्लिश हुआ, ये नेगेटिव इंस्टेंसेस से एस्टेब्लिश हो रहा है। व्यभिचार विचार गृह, इसका मतलब वी डू नॉट ऑब्जर्व एनी कंट्रेरी इंस्टेंस इन व्हिच वन ऑफ देम इज प्रेजेंट एंड द अदर इज एब्सेंट। ऐसा कोई भी सिचुएशन हम अगर अगर हम कोई भी सिचुएशन अगर हमको नहीं मिलता है जहां पे एक तो प्रेजेंट है लेकिन दूसरा एब्सेंट है, तो आप यहाँ से भी एक अनुमान लगा सकते हो कि दोनों अगर आएंगे तो साथ में आएंगे, दोनों का मतलब मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म, या तो दोनों एब्सेंट रहेंगे या दोनों प्रेजेंट रहेंगे, वो उसको आप बोलोगे व्यभिचार गृह। उपधि निराशा, उपधि निराशा, व्याप्ति इज एन अनकंडीशनल, व्याप्ति कंडीशनल नहीं होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, विच इज यूनिवर्सल एंड नेसेसरी एंड अनकंडीशनल, ठीक है। तो ये आपका उपधि निराशा, जैसे कि कभी कभी स्मोक प्रेजेंट है लेकिन वहां पे फायर नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये तो कंडीशनल हुआ, राइट। तो कंडीशनल नहीं होना, ये हमेशा अनकंडीशनल होना होगा, तो ये वो आपका उपधि रसा हुआ। तर्क और हाइपोथेटिकल रीजनिंग लास्ट हुआ, जहां से आप व्याप्ति एस्टेब्लिश कर सकते हो। तर्क इज इनडायरेक्ट मेथड टू गेट व्याप्ति। फॉर इंस्टेंस, वन एज्यूम्स द एब्सेंस ऑफ द मेजर टर्म व्हेन द मिडिल टर्म इज, मतलब व्हेन द मिडिल टर्म is present and checks if it leads to any contradiction. तर्क इज इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट वे ऑफ व्याप्ति मिलने का एक इनडायरेक्ट वे है। फॉर इंस्टेंस, वन एज्यूम्स द एब्सेंस ऑफ द मेजर टर्म, अगर एक बार मान के चलते हो कि मेजर टर्म एब्सेंस है और वहां पे मिडिल टर्म प्रेजेंट है, तो ऐसा कुछ एक सिचुएशन अगर आप देखते हो और मान के चलते हो, एक एज्यूम करते हो,
तो इसके ऊपर में अगर कोई कंक्लूजन बनता है क्या, इसके ऊपर में अगर आप डिस्कस करते हो, तर्क करते हो, है ना, डिबेट करते हो, तो इससे कुछ एक व्याप्ति एस्टेब्लिश हो सकता है। लेकिन अगर ये कंफर्म हुआ कि मेजर टर्म तो एब्सेंट था लेकिन मिडिल टर्म प्रेजेंट था, तो ये आपका, इफ इट कंट्राडिक्ट्स देन इट विल एस्टेब्लिश द व्याप्ति, कि अगर मतलब मेजर टर्म एब्सेंट है लेकिन मिडिल टर्म प्रेजेंट है, ऐसा कुछ अगर सिचुएशन मिला, तो ये आपका व्याप्ति एस्टेब्लिश कर लेगा कि मिडिल टर्म तो, मेजर टर्म तो प्रेजेंट था लेकिन मिडिल टर्म एब्सेंट था। लेकिन ऐसा कभी भी सिचुएशन नहीं मिलेगा, तो ये एक हाइपोथेटिकल रीजनिंग हुआ, ये एक्चुअली में ट्रूथ नहीं है। ठीक है, तो ये आपका 5 तरीके का वेज टू गेट द एस्टेब्लिश द व्याप्ति, अन्वय, व्यतिरेकी, व्यभिचारिक, उपधिनिरस और तर्क। ये था आपका पूरा का पूरा यू नो इंडियन लॉजिक। यहाँ पे हमने, अगर स्टार्टिंग से मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि क्या क्या चीज बात किया, 1 मिनट में खत्म करूंगा। तो अभी तक हमने बात किया, एक बार मैं आपको रिकेप करके दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज हमने डिस्कस किया अभी तक। ठीक है, जस्ट ए मिनट, लेट मी फिनिश दिस। 1 मिनट आप मुझे दीजिए। हाँ, ये हमारा था सिलेबस। मीन्स ऑफ नॉलेज, मीन्स ऑफ नॉलेज यही सब है जो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ठीक है। और अर्थपट्टि, अनुपलब्धि, इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, लेकिन इसके अंदर में ही आता है। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमान के बारे में पढ़ना था, व्याप्ति के इनवेरिएबल रिलेशन के बारे में पढ़ना था, और हेतु भाषा के बारे में पढ़ना था। अब देख लीजिएगा कि ये एस्टेब्लिश हो गए। इंडियन फिलोसफी मैंने एक्स्ट्रा से पढ़ा दिया है थोड़ा आपको समझाने के लिए, ये आप देख सकते हो। न्याय सिलोजिज्म के बारे में बात किया, जो कि फून, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन, निगमनम। थ्योरी ऑफ नॉलेज, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमिति, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। न्याय एपिस्टेमोलॉजी, जो कि 6 सोर्स ऑफ प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। उसके बाद मीन्स ऑफ प्रमाण के बारे में पढ़ा। फिर प्रत्यक्ष को हमने ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के हिसाब से डिवाइड किया था। ऑर्डिनरी में एक्सटर्नल, इंटरनल, और ऑर्डिनरी में सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और इंट्यूशन। फिर हमने फिर बात किया अनुमान के बारे में, अनुमान का मीनिंग समझा, फिर इसका स्ट्रक्चर समझा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उपमाना, कंपैरिजन को समझा, फिर शब्द को समझा, फिर इनवैलिड सोर्स ऑफ प्रमाण जो अर्धपट्टी और अनुपलब्धि है वो। फिर टाइप्स ऑफ अनुमाना हमने स्वार्थानुमाना, परार्थानुमाना, फिर से पूर्वावत, शेषवत, सामान्यतः दृष्टि, और लास्ट में केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वयी व्यतिरेकी। टाइप्स ऑफ अनुमाना, इस चीज को हमने एक अच्छे से एक्सप्लेन किया विद द एग्जांपल, आप एक बार देख लेना। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमाना, इसमें हमने एक्स्ट्रा से एक चीज पढ़ा कि पक्ष, हेतु और साध्य। सब पक्ष धर्माता का मतलब होता है जो माइनर टर्म और मिडिल टर्म के बीच का रिलेशनशिप है वो पक्ष धर्माता, और हेतु मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच का जो रिलेशनशिप है वो व्याप्ति होगा। माइनर टर्म माउंटेन, मिडिल टर्म स्मोक और मेजर टर्म फायर है की एक एग्जांपल है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पक्ष धर्माता, सपक्षत्व, विपक्षत्व, अबाधित, अविरोध, आप लिख लिख के जाइएगा, पूरा इसी तरीके से आप लिख लीजिएगा, इसका मीनिंग और एग्जांपल, आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना है। टाइप्स ऑफ हेतुभाषा, जहां पे भी हेतु का अभाव होगा उसको आप हेतुभाषा बोलोगे, एब्सेंस ऑफ रीजंस। इसको हम 5 डिवीजन कर सकते हैं। सभ्य विचारा, जिसके अंडर में 3 आता है। सभ्य विचारा का मतलब होता है इरेगुलर मिडल, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। फिर असिद्ध का मतलब होता है अनप्रूवन मिडल, इसका भी 3 डिवीजन है, आश्रय असिद्ध, स्वरूप सिद्ध और व्यापक सिद्ध। और थर्ड वन विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष और बधिता। ये आपका 5 हेतुभाषा था। व्याप्ति, व्याप्ति क्या होता है, ये एक अनकंडीशनल यूनिवर्सल ट्रूथ होगा और रिलेशनशिप होगा किसके बीच में, मेजर टर्म और मिडिल टर्म के बीच में। और इसका 2 टाइप है, सामान्यतः व्याप्ति और असमा व्याप्ति। और व्याप्ति का 6 वे अप्रमाणता, मतलब देयर आर 5 वेज टू एस्टैब्लिश द व्याप्ति। अनवे, एग्रीमेंट इन प्रेजेंस, व्यतिरेकी, एग्रीमेंट इन एब्सेंस, सब व्यभिचार गृह, उपधिनिरस और तर्क। ये आपका कंप्लीट यू नो इंडियन लॉजिक है। आप इतना अच्छे से देख के जाइए, 2-3 बार देखिए, 3-4 बार देखिए, इससे ज्यादा आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। अगर आप इतना वीडियो कंप्लीट करते हो तो आपका पूरा इंडियन लॉजिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। आपको एग्जाम्पल भी यही सारे मिलेंगे, अगर आप पहले वाला पीवाई की उठा के देखते हो तो यही सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैं ये पूरा इंडियन लॉजिक का कम्प्रिहेंसिव डिटेल डिस्कशन था, ये हमने अभी कंप्लीट किया। मैं जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको मेरा
मतलब जो इंटरएक्टिव सेशंस होता है उसका ग्रुप लिंक दे दूंगा, आप उसको यूज करके आप वो ग्रुप में भी एंटर कर सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत सारा अपडेट्स मिल जाएगा एग्जाम रिलेटेड, ये जो पेपर रिलेटेड, ये पूरा एग्जाम मतलब जो भी आपको स्ट्रेटेजी होगा, टिप्स होगा, ये सब आपको मिल जाएगा, मटेरियल्स वगैरह सारे कुछ मिल जाएगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एक बार देखिए और अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम में अपेयर कीजिए, एंड आपका जेआरएफ इस बार पक्का हो। That's what I have to say, and that's it. Thank you for your patient listening. I hope you will enjoy this session, and this session may be informative for you. Thank you so much.